नया साल शुरू होते ही मैंने सुना कि हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की सुवानी को किसी ने प्रपोज किया है। मैं भी बिना वक्त गंवाए वहां तमाशा देखने पहुंच गया। लेकिन वहां जाकर मैंने सिर्फ इतना सुना कि वो उस लड़के से कह रही थी, मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है जिनके सिर पे बालों और जो फैशनेबल कपड़े पहनते हो। वो जूनियर लड़का वहीं का वहीं सन्न रह गया। तभी सुवानी ने एक और तीखा वार किया, और मुझे ऐसे लड़के भी पसंद नहीं है जो बोल सकते हो। भीड़ के पीछे खड़ा मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, इसे तो कोई गूंगा साधु ही पसंद आएगा। लेकिन ठीक उसी समय मेरे इस कमबख्त फोन की रिंगटोन अचानक बज उठी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। घबराहट में मेरा हाथ ऐसा कांपा कि फोन सीधा हवा में तैरता हुआ सबके सामने जा गिरा। मैं सिर्फ 5 सेकंड के लिए सकपकाया, फिर तुरंत खुद को संभाला और हंसते हुए भीड़ से बाहर आ गया। यहाँ तक कि मैंने ताली बजाना शुरू कर दिया और कहा, वाह कितना शानदार नजारा है। फिर मैंने उस फैशनेबल जूनियर की तरफ देखा और बोला, इस उम्र का प्यार बड़ा नाजुक और झूठ से भरा होता है, पर इस भाई की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तो ये गाना मेरी तरफ से इसके लिए एक बधाई समझो। इतना कहकर मैं अपना फोन उठाने के लिए झुका, लेकिन सुवानी का हाथ मुझसे भी तेज था। उसने मेरा फोन उठा लिया और उसका मुझे वापस करने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। मैंने जबरदस्ती चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा, दोस्त तुम्हें मेरे फोन का मॉडल पसंद आ गया या ये गाना? सुवानी ने मुझे ऐसे देखा जैसे उसके चेहरे पे लिखा हो, ये इंसान कितना अजीब है। पर अपने शांत मिजाज को बनाए रखते हुए उसने फोन आगे बढ़ा दिया और बोली, गाना अच्छा है। मैं बस नकली हंसी हंसकर रह गया। तभी अचानक वो जूनियर बीच में कूद पड़ा और उसने मुझे पीछे खींच लिया। मैं सोच ही रहा था कि इसे कैसे सबक सिखाऊं कि उसने खुद ही पूछ लिया, भाई तुम कौन हो? मैंने बिना सोचे समझे कह दिया, तुम्हारा बड़ा भाई। वो जूनियर भड़क गया और बोला, तुम बकवास क्यों कर रहे हो? सुवानी को लगा कि अब वहां रुकना ठीक नहीं है, तो वो जाने लगी, पर उस जूनियर ने उसका रास्ता रोक लिया और अड़ गया। तुम्हें आखिर किस तरह के लड़के पसंद हैं? सुवानी उससे बहुत चिढ़ चुकी थी। उसने पीछा छुड़ाने के लिए अचानक पीछे मुड़कर इशारा किया और अपनी सहेली शियांग लिंग की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, मुझे इसके जैसी लड़कियां पसंद हैं। ये सुनते ही शियांग लिंग दंग रह गई। वो 5 सेकंड तक खड़ी रही और फिर शर्माते हुए हाथ हिलाकर बोली, अरे मुझे ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। मैंने भी सबके पसंद की आजादी का सम्मान करते हुए खुश होकर उन्हें बधाई दे दी। आप दोनों हमेशा खुश रहें। ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। मेरी तरफ से आप दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद। इतना कहकर मैंने फोन जेब में रखा, सुवानी को इशारा किया और वहां से निकल गया। लेकिन वो जूनियर पीछे से गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारा ये कैसा बर्ताव है? मैं धीरे से उसके पास गया, मुस्कुराया और पूछा, तुम्हें इससे क्या मतलब? उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर मुझे बड़ा सुकून मिला और मैं बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। इसके बाद मैं पते के हिसाब से हमारी पार्टी वाले कमरे की तरफ बढ़ा, पर दरवाजे पर पहुंचते ही मुझे अंदर से जोर जोर से बहस करने की आवाजें सुनाई देने लगी। हिम्मत है तो आकर दिखाओ, तुम लोगों के नंबर हमेशा नकल करके ही आते हैं ना। मैंने तुरंत कैमरे का बटन दबाया, क्लिक। इस आवाज से कमरे का शोर एकदम शांत हो गया। मैंने अपना कैमरा हिलाते हुए प्यार से मुस्कुराकर कहा, आप लोग जारी रखिए, मुझे बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए। मेरा दोस्त तुरंत दौड़कर मेरे पास आया और कुछ समझाने ही वाला था कि तभी दोनों तरफ के लोग आपस में भिड़ गए। मेरे दोस्त ने गुस्से में धीरे से कुछ कहा और लड़ाई में कूदने से पहले मेरी तरफ मुड़कर चिल्लाया, मो फैन, मेरी कुछ अच्छी तस्वीरें खींच लेना। मैंने उसे ओके का इशारा किया और कहा, जल्दी जाओ वरना तुम्हारे साथी हार जाएंगे। पर नतीजा क्या हुआ? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि सामने वाले उसे जमीन पर पटक कर बुरी तरह हरा रहे थे। फिर भी वो खुद को बड़ा बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैंने चुपचाप अपना कैमरा वापस रखा और उसे एक अजीब सी नजर से देखा। मैंने एक गहरी सांस ली और आसपास कोई ऐसी चीज ढूंढने लगा जिससे मैं भी इस लड़ाई में कूद सकूं। तभी मेरी नजर रसोई के एक बेलन पर पड़ी। मैंने जैसे ही वो बेलन उठाया, मेरा दोस्त चिल्लाया, मो फैन, संभल कर, पीछे से कोई आ रहा है। मैंने पहले तो ध्यान नहीं दिया, पर तभी मुझे स्कूल की वर्दी में कोई अपनी तरफ आता दिखा। अचानक एक हाथ मेरे कंधे के पास आया। सच में किसी ने पीछे से हमला किया था। मैंने बिना वक्त गंवाए उस हाथ को पकड़ा और आगे की तरफ घुमा दिया। तभी पीछे से आवाज आई, क्या बकवास है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो मेरी पकड़ से लड़खड़ाया और उसका सिर सीधा मेरी छाती की हड्डी से जा टकराया। उसे बहुत दर्द हुआ। मैं जैसे ही मुड़ने लगा, किसी ने मेरे सिर के पिछले हिस्से को जोर से दबा दिया। ये स्थिति सच में बहुत अजीब थी। मैंने तुरंत बेलन से पीछे की तरफ वार किया, जिससे उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई। जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, मैंने उसका हाथ खींचकर उसे आगे फेंकने की कोशिश की, पर उसने मेरे दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। जब मैं पूरी तरह थक गया, तब उसने मुझे छोड़ा। मैंने अपना गला साफ किया, मुड़ा और चिल्लाया, क्या दिक्कत है तुम्हारी? पर मेरी बात बीच में ही अधूरी रह गई। सामने कोई और नहीं बल्कि सुवानी खड़ी थी। वो अपने लाल पड़ चुके हाथ को सहलाते हुए बेहद ठंडे लहजे में बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं अपना बैग लेकर खड़ी थी और तुमने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। मुझे लगा गए काम से इस बार तो इसे बहुत बुरी तरह नाराज कर दिया। मैं तुरंत 2 कदम पीछे हटा और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बोला, मुझे माफ कर दो। पर वो मुझे इतनी ठंडी नजरों से देख रही थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी आवाज को और थोड़ा नरम करते हुए कहा, सच में मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक उसी समय स्कूल के बड़े सर टीचर गुस्से में चिल्लाए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? शियांग लिंग भी घबरा कर वहां आई और बोली, तुम ठीक तो हो? मैंने मौका देखकर जोर से नाटक करते हुए कहा,
मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। शियांगलिंग चौंक गई और बोली, अरे तुम किससे माफी मांग रहे हो? मैंने सुवान यी की तरफ इशारा करते हुए मजाक में कहा, सुवान यी के खास दोस्त से। सुवान यी ने मुझे गुस्से से घूरा। शियांगलिंग तुरंत चिल्लाई, उसका दोस्त कौन है? मैं बिल्कुल सीधी सादी हूँ, वो बस एक मजाक था। इस बीच स्कूल के सर गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने हमारी तरफ उंगली उठाते हुए डांटा, हमारे स्कूल का नियम क्या है? सब लोग चुप थे, पर मैंने बहुत शांति से कहा, आपस में प्यार से रहना और हमेशा आगे बढ़ना। सर की सांस अटक गई। उन्होंने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, मो फैन, हर बार तुम ही क्यों होते हो? बताओ तुमने क्या गलती की? मैंने बहुत गंभीर बनकर कहा, हमें स्कूल की वर्दी पहनकर झगड़ा नहीं करना चाहिए था, वरना हम पकड़े नहीं जाते। ये सुनकर सर गुस्से से लाल पीले हो गए और बोले, क्या यहाँ वर्दी पहनना सबसे बड़ी बात है? उन्होंने चारों तरफ देखा और अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, सुवान यी कहाँ है? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो यहाँ ना हो? मैंने तुरंत एक कोने की तरफ इशारा कर दिया, सर वो वहाँ छिपी है। सुवान यी, जो वहां से चुपचाप खिसकने की कोशिश कर रही थी, अचानक पकड़ी गई। उसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल काला पड़ गया था। उसकी आंखें साफ कह रही थी, स्कूल के बाद बाहर मिलो, फिर बताती हूँ। पर सर के सामने उसने बहुत मासूम बनकर कहा, मैंने कोई लड़ाई नहीं की, मैं तो बस यहाँ खाना खाने आई थी। सर ने गुस्से में पूछा, तो तुम भाग क्यों रही थी? सुवान यी ने बिना पलक झपकाए झूठ बोल दिया कि वो डर गई थी कि कहीं उसे चोट न लग जाए। ये सुनकर सब हैरान रह गए। मैंने मन ही मन सोचा, इसकी समझदारी और शांत इमेज की तो धज्जियां उड़ गईं। 2 दिन बाद जब सब्जेक्ट्स का चुनाव करना था तो मैंने साइंस को चुना, पर जब क्लास की लिस्ट आई, पूरी क्लास मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हूं। मेरे पास बैठने वाले लड़के ने रोता हुआ चेहरा बनाकर कहा, मो फैन, अगर नए क्लास में वो लोग तुम्हें परेशान करें तो तुरंत आकर हमें बताना। मेरा मन किया कि अपनी किताब सीधे उसके चेहरे पे मारूं। वो फिर भी नहीं रुका और बोला, पिछली बार तुमने सुवान यी को परेशान किया था, कहीं वो तुमसे बदला लेने की तैयारी तो नहीं कर रही? अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने चिढ़कर कहा, हाँ, वक्त आने पर मेरे लिए एम्बुलेंस बुला लेना। इसके बाद मैं अपनी किताबें लेकर नई क्लास में गया। लगभग सभी सीटें भरी हुई थीं, बस सुवान यी के बगल वाली सीट खाली थी। वो गुस्से में कुछ लोगों के साथ ताश खेल रही थी। सुवान यी ने जोर से कहा, खेल खत्म। मैं चुपचाप उसके पास गया और बहुत सीधा बनने का नाटक करते हुए बैठ गया। शियांगलिंग ने सबसे पहले मुझे देखा और सुवान यी को कोहनी मारकर इशारा किया। सुवान यी ने आंखें उठाकर मुझे कम से कम 5 सेकंड तक देखा, फिर शांत होकर अपनी चाल चली। शियांगलिंग ने बहुत उत्साह से मेरा स्वागत किया। स्वागत है, अब तो हम एक ही टीम में हैं। मैंने तुरंत उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद भी तुम उतनी ही अच्छी लग रही हो। सुवान यी ने बिना ध्यान दिए कहा, 2 दिन बाद भी तुम्हारी बातें वैसी ही हैं। शियांगलिंग मुझे बैठने के लिए कह रही थी और मैं बहुत मासूम बनकर सफाई दे रहा था। मैं तो बस वहां तस्वीरें खींच रहा था। मैंने तो हाथ भी नहीं उठाया। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था कि उसने मुझे वहां देखा था। मैंने उसकी बात को अनदेखा किया, अपना बैग मेज पर रखा और आराम से बैठ गया। फिर अपनी किताबें संभालते हुए मैंने अपना परिचय दिया। मेरा नाम मो फैन है। सुवान यी ने मुझे अजीब नजरों से देखा और बोली, तुम्हारा नाम जो भी हो, उससे मुझे क्या मतलब? मैंने भी बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे पूछ लिया, दोस्त, क्या तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है? उसने बहुत गहराई से मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा साफ कह रहा था, क्या तुम्हें खुद नहीं पता? इसके बाद उसने अपने पत्ते मेज पर फेंके और बोली, मैं जीत गई। शियांगलिंग चिल्लाई, ये तो सरासर बेईमानी है। सुवान यी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये क्यों नहीं कहती कि तुम लोगों को खेलना ही नहीं आता? मुझे इस तरह अनदेखा किए जाने पर थोड़ा बुरा लगा। वो बस चुपचाप मेरा नाटक देखती रही। मैंने फिर पूछा, अगर मैं अपनी सीट बदल लूं तो क्या तुम्हें खुशी होगी? इस बार उसने सच में मुझे जवाब दिया, हाँ, ये तो सच है। मैंने मन ही मन सोचा, सच की बच्ची, पूरी क्लास में सिर्फ तुम्हारी बगल वाली सीट ही खाली है। मैंने तुरंत अपना उदास चेहरा बदला और मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं अपनी सीट बिल्कुल नहीं बदलूंगा, अब परेशान रहो। सुवान यी, शियांगलिंग और जांग सीकी तीनों मुझे हैरान होकर देखने लगी। तभी हमारी क्लास का एक लड़का एक पार्सल लेकर दौड़ता हुआ आया। उसने एक मुड़ा तोड़ा डिब्बा सुवान यी को देते हुए डरते डरते कहा, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, पर ये ऐसा ही मिला है। सुवान यी ने उसे खोला तो देखा कि वो एक डायरी बुकलेट थी। वो डायरी पूरी तरह खराब हो चुकी थी। सुवान यी ने परेशान होकर अपना सिर पकड़ा और शिकायत करने के लिए अपना फोन निकाला, पर तभी उसने एक बार फिर मेरी तरफ बहुत अजीब नजरों से देखा और चुटकी बजाते हुए कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है ना? मैंने तुरंत एक सीधे बच्चे की तरह सिर हिलाया। सुवान यी ने अपना फोन मेरी तरफ बढ़ाया और बोली, चलो अब अपनी गलती का हर्जाना भुगतो। मैंने सोचा, क्या ये मुझसे कस्टमर केयर से बहस करवाना चाहती है? उसने आगे कहा, मुझे लगता है कि तुम बातों से लोगों को अच्छे से संभाल सकते हो। ये बात मुझे तारीफ से ज्यादा मजाक लगी, पर मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मैंने तुरंत उस खराब डायरी की तस्वीर खींची और भेजने लगा। तभी मेरी नजर कस्टमर के नाम पर पड़ी। वहां लिखा था, सच्चा प्यार दर्द देता है। मैंने हैरान होकर सुवान यी की तरफ देखा और कहा, अरे वाह, तुम तो बड़ी अनोखी बातें पसंद करती हो। उसने बहुत ठंडे लहजे में कहा, ये मेरा अकाउंट नहीं है। मैंने कहा, ठीक है। मैंने चैट करना शुरू किया। सामने वाले ने कहा कि वो कुछ पैसे वापस कर सकते हैं। मैंने तुरंत अपनी उंगलियां चलाईं और बिना रुके एक बड़ा सा मैसेज लिख डाला, तुम्हें पता है मैंने इसके लिए कितने दिनों तक इंतजार किया है? तुम्हें पता है हमारे स्कूल में पार्सल लेने के लिए कितनी लंबी लाइन में लगना पड़ता है? सुवान यी ये सब देखकर हैरान रह गई। सामने वाला मेरी इस बात से घबरा गया और बोला, ठीक है, हम आपके
आपके पूरे पैसे वापस कर देते हैं। उसने आगे लिखा, हमें बहुत खेद है, हम पैसे वापस कर रहे हैं और आपको सामान लौटाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने मैसेज भेजना बंद किया, फोन सुवान यी को वापस दिया और पूरे आत्मविश्वास से कहा, धन्यवाद, कहने की जरूरत नहीं है। सुवान यी का चेहरा देखने लायक था। उसने पूरी चैट पढ़ी और अपनी हंसी नहीं रोक पाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मन ही मन सोचा, ये धन्यवाद था या कोई ताना, पर मैंने बहुत विनम्र बनकर कहा, दूसरों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। क्लास शुरू होने वाली थी। सुवान यी ने एक जम्हाई ली, अपना सिर मेज पर रखा और सो गई। मैंने अपने बैग से कुछ दवाइयां निकाली और उन्हें खाने की तैयारी करने लगा। दवाइयों के पत्ते की आवाज से शायद उसकी नींद में खलल पड़ा और उसने भौहें सिकोड़ ली। ठीक उसी समय शियांग लिंग मेरे पास आई और बोली, हमारे नए टीचर बहुत सख्त हैं। पिछली परीक्षा के बाद जब बाकी क्लास में फिल्में दिखाई जा रही थीं, तब उन्होंने क्लास में आते ही बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया था, बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू करो। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। अभी तो हमारा पहला ही दिन था, ये स्कूल शुरू होना था या कोई बड़ी मुसीबत? शियांग लिंग ने गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए कहा, हम अभी सिर्फ पहली क्लास में हैं। पर उसके मेज थपथपाने से सुवान यी की नींद टूट गई। मैं डर के मारे थोड़ा पीछे खिसक गया कि कहीं वो गुस्से में मेज ही न पलट दे। पर उसने बस अपनी गणित की किताब उठाई और बहुत ठंडे लहजे में बोली, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तभी हमारे टीचर की तेज नजरें हमारी तरफ घूमी। मैंने तुरंत सुवान यी के कान के पास जाकर नाटक करते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना, सर को पता नहीं चलेगा। सर ने बाहर से डांटते हुए कहा, दिन के उजाले में सोने वाले बच्चों में बिल्कुल जोश नहीं होता। मैंने सुवान यी को आगे पट्टी पढ़ाते हुए कहा, देखो सर कह रहे हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, सोती रहो। सुवान यी मेरी बात पर मुस्कुरा दी। वो सीधे बैठी और मुझे घूरते हुए बोली, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखती हूँ? मैंने उसकी खूबसूरत आंखों में देखा और बहुत ईमानदारी से सिर हिलाकर कहा, हाँ थोड़ी सी तो दिखती हो। ये सुनते ही वो बहुत नाराज हो गई। जैसे तैसे क्लास शुरू हुई, वो फिर सो गई और मैं गणित के सवाल हल करने लगा। तभी हमारी क्लास में वो सख्त मैडम आई जिन्हें अपना रौब दिखाना बहुत पसंद था। उन्होंने मेज थपथपाई और मुझे सुवान यी को जगाने का इशारा किया, साथ ही ये देखने की कोशिश की कि मैं क्या लिख रहा हूँ। पर सुवान यी ने बिना घबराए तुरंत शिकायत कर दी, मैम ये जबरदस्ती गणित के सवाल हल कर रहा है। घबराहट में मेरे हाथ से पेन छूट गया और मेरी शीट पर एक छेद हो गया। पूरी क्लास जोर से हंसने लगी। इस चक्कर में मुझे सजा के तौर पर 2000 शब्दों का माफीनामा लिखना पड़ा। मैंने मन ही मन सुवान यी को कोसा, तुम सच में बहुत तेज हो, बदला बहुत जल्दी लिया तुमने। क्लास के बाद जब मैं अपनी स्कूल की वर्दी लेने जा रहा था, तब मुझे स्कूल के मैदान में एक पुराना जाना पहचाना चेहरा दिखा। वो और कोई नहीं बल्कि हमारी पुरानी सहपाठी थी जो किसी लड़के के साथ खड़ी थी। मैं दीवार के सहारे खड़ा होकर बस उन्हें देख रहा था। तभी सुवान यी मेरे पास आई और मुझे बहुत हमदर्दी से देखने लगी। उसने बहुत नरम आवाज में कहा, कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। शियांग लिंग ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं हैरान रह गया कि आखिर इन दोनों ने अपने मन में मेरे बारे में क्या दुखद कहानी बना ली है। खैर, ये दोनों अपने दिमाग में जो भी खिचड़ी पका रहे हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। मैंने चुपके से अपना फोन निकाला, दूर खड़ी लियू रूयान की एक फोटो खींची और सबके सामने सीधा उसे फोन लगा दिया। वहीं थोड़ी दूर खड़ी लियू रूयान का फोन बज उठा। जब उसने देखा कि मैं उसे फोन कर रहा हूँ तो उसके चेहरे पर शिकन आ गई। उसके बगल में खड़े छोटे बालों वाले एक लड़के ने चिढ़कर पूछा, कौन है? लियू रूयान ने तुरंत मेरा फोन काट दिया। उसने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, अरे कोई नहीं, सब ठीक है। मैंने अपने फोन की स्क्रीन देखी और मन ही मन मुस्कुराया। मेरी आंखें बिल्कुल शांत थीं। मेरी सहेली शियांग लिंग अभी सोच ही रही थी कि मुझे कैसे संभाले। तभी मैंने फुर्ती से लियू रूयान का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। फिर मैंने धीरे से कहा, बेवकूफ कहीं की, और फोन जेब में रख लिया। मेरी नजरें अब और भी ठंडी हो चुकी थीं। मैंने मुड़कर सुवान यी से कहा, एक मदद चाहिए। सुवान यी ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? मैंने अपनी मासूम आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तमाशा शुरू करता हूँ, तुम बस मेरा साथ देना। फिर मैंने पास खड़ी शियांग लिंग से मुस्कुराकर कहा, चलो आज तुम्हें इन ढोंगी प्रेमियों का तमाशा दिखाता हूँ। सुवान यी ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं ऐसा कुछ करूंगा, पर मैंने उसकी परवाह नहीं की। मैंने बस अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और आगे बढ़ गया। शियांग लिंग भी चुपचाप मेरे पीछे चल दी। मैंने आगे बढ़कर सीधा एक जोरदार मुक्का लियू रूयान के चेहरे पर जड़ दिया। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग दंग रह गए। मेरा ये वार इतना सटीक और साफ था कि मारने के बाद मैंने अपना सिर टेढ़ा किया, ठंडी हंसी हांसा और बोला, मेरा फोन काटने की हिम्मत कैसे हुई? शियांग लिंग के मुंह से निकलने वाली चीख उसके गले में ही अटक गई। उसे देखकर ही लग रहा था कि दर्द कितना तगड़ा होगा। लियू रूयान लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे गई और अपना चेहरा पकड़कर दर्द से कराहने लगी। वो छोटे बालों वाला लड़का तो ऐसा सन्न रह गया कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मुझे इतने से भी सुकून नहीं मिला तो मैंने लियू रूयान के चेहरे के दूसरी तरफ भी एक मुक्का जड़ दिया। इतनी बड़ी गड़बड़ करने के बाद भी मैंने बहुत मासूम बनकर हंसते हुए कहा, लो अब दोनों तरफ बराबर हो गया, अब अच्छा लग रहा है। शियांग लिंग जैसे तैसे होश में आई और बोली, बाप रे, तुमने तो बिना सोचे समझे ही फैसला कर दिया। सुवान यी का बर्ताव बहुत शांत था। वो बस चुपचाप वहीं खड़ी रही। मैंने देखा कि वो छोटे बालों वाला लड़का जल्दी से लियू रूयान को संभालने लगा, जिसका दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था। वो अपने दोनों गालों को पकड़े हुए जिस तरह हाँफ रही थी और मुझे घूर रही थी। वो नजारा बेहद अजीब और मजाकिया था। वो लड़का अपनी दोस्त को इस हालत में देखकर गुस्से से लाल हो गया। उसने लियू रूयान को छोड़ा और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही उसने हाथ हटाया, लियू रूयान अपना संतुलन नहीं बना पाई और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी।
दर्द के मारे उसका पूरा चेहरा सिकुड़ गया था। इन दोनों की ये हरकतें देखकर मैंने सोचा, ये दोनों आखिर अब तक दुनिया में कैसे टिके हुए हैं। उस लड़के ने लियू रुयान को जमीन से उठाया और बड़े गुस्से में मेरी तरफ चिल्लाया, मो फैन, ये क्या बकवास है, तुमने उसे क्यों मारा? लेकिन तभी उसकी नजर सुवान यी की ठंडी और डरावनी आंखों पर पड़ी और उसकी आवाज तुरंत बहुत धीमी हो गई। मैंने उसके हाव भाव में ये बदलाव देखा तो उत्सुकता से पीछे मुड़कर देखा। मेरे मुड़ते ही सुवान यी ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। जब उसने देखा कि मैं वापस नहीं मुड़ रहा हूँ तब उसने मेरी तरफ देखा और एक बहुत प्यारी सी मुस्कान दी। मैंने मन ही मन सोचा, अब इतना सीधा बनने का नाटक क्यों कर रही हो? मैं वापस उस लड़के की तरफ मुड़ा और बड़े चिढ़कर बोला, मैंने सिर्फ इसे ही नहीं मारा, मेरा मन तो तुम्हें भी पीटने का कर रहा है। उस लड़के ने अजीब से नखरे वाले लहजे में कहा, तुम मुझे क्यों मारोगे? उसका ये अजीब बर्ताव देखकर मैंने भी जानबूझकर उसकी नकल उतारते हुए उसका मजाक बनाया। उस लड़के ने तुरंत लियू रुयान को खींचकर अपने पीछे कर लिया। लियू रुयान ने अपने गाल को सहलाते हुए मेरी तरफ बहुत प्यार से देखा और बोली, मो फैन, जी तैंग इस बात पर नाराज नहीं होगी, तुम प्लीज उसे कुछ मत बताना, ठीक है? ये बात सुनकर सुवान यी से भी रहा नहीं गया और उसने धीरे से कहा, दिमाग खराब है इसका। सुवान यी ने यह बात इतने साफ लहजे में कही थी कि लियू रुयान को एक एक शब्द साफ सुनाई दे गया। मैं धीरे से हंसा और मुझे लगा कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें जी तैंग के बारे में पता है? मेरा मन किया कि इसका सिर फोड़कर देखूं कि इसके दिमाग में कुछ है भी या सिर्फ पानी भरा है। लियू रुयान ने अपना सिर खुजलाया और बोली, मैं और वो सिर्फ आम दोस्त हैं। मैंने मन ही मन सोचा, ये कैसा अजीब और फालतू का बहाना है। उसने अपनी बात इतनी सफाई से रखी कि शियांग लिंग से अब बिल्कुल देखा नहीं जा रहा था। उसने अपना मुक्का उठाया पर फिर नीचे कर लिया और गुस्से में बोली, झूठी लड़की कहीं की। मैंने शियांग लिंग की तरफ देखा और कहा, अरे तुम मेरे संवाद डायलॉग क्यों चुरा रही हो? मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। लोग कहते हैं कि एक कदम पीछे हट जाओ तो मामला शांत हो जाता है, पर मुझे लग रहा था कि जितना मैं पीछे हटूंगा मुझे उतना ही ज्यादा गुस्सा आएगा। मैंने लियू रुयान की तरफ देखा और कहा, क्या तुम लोगों की दुनिया में दिमाग का इस्तेमाल करने पर कोई पाबंदी है क्या? थोड़ी देर बाद सुवान यी ने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, इंग्लिश वाली मैडम आ रही हैं। मुझे थोड़ा अचंभा हुआ कि आज ये मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। मैंने तुरंत मौका देखा, अपना सिर नीचे झुकाया, कंधे उचकाए और ऐसा नाटक किया जैसे मैं बहुत फूट फूट कर रो रहा हूँ। मैंने अपनी नाक भी सिकोड़ी ताकि लगे कि मैं सच में रो रहा हूँ। सुवान यी ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्या तुम्हें सर्दी हो गई है? मैंने अपने हाथ से उन आंसुओं को पोंछने का नाटक किया जो वहां थे ही नहीं और सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, हाँ थोड़ी देर में बस मेरा साथ देना। सुवान यी ये सुनकर पूरी तरह हैरान रह गई कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। लियू रुयान का चेहरा भी अजीब हो गया कि ये लड़का अब कौन सा नया नाटक शुरू करने वाला है। सुवान यी ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी हमारी इंग्लिश मैडम गाओजिंग वहां पहुंच गई। उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम सब यहाँ हो। सुवान यी, कल के टेस्ट में तुम्हारा सुनने वाला भाग लिसनिंग टेस्ट कुछ खास नहीं था, मेरे साथ ऑफिस चलो और उसे दोबारा सुनो। सुवान यी ने बहुत सीधे बच्चे की तरह सिर हिला दिया। मैडम ने आसपास खड़े सभी लोगों को देखा और उनकी नजर तुरंत मुझ पर पड़ी क्योंकि मैं अपनी आंखें लाल करके रोने का नाटक कर रहा था। खैर, मेरा ये चेहरा शुरू से ही दूसरों को धोखा देने के लिए काफी है। बिल्कुल साफ सुथरा, मासूम और सीधा साधा। कोई भी देखकर कहेगा कि ये तो क्लास का सबसे पढ़ाकू और अच्छा बच्चा है। मैडम गाओ जिंग भी मेरे झांसे में आ गई। वो तुरंत आगे बढ़ी और बहुत प्यार से मुझे संभालते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? मैंने अपनी नाक सिकोड़ी और मेरी मासूम ठुड्डी से आंसुओं की एक बूंद नीचे टपक गई। मैंने रोते हुए कहा, मैडम ये मुझे मारना चाहती है। ये सुनकर लियू रुयान की आंखें खुली की खुली रह गईं और वो गुस्से से पागल हो गई। लियू रुयान चिल्लाए, मेरा चेहरा अभी तक दर्द कर रहा है। मैडम ने एक तरफ मुझ जैसे कमजोर, बेसहारा और मासूम बच्चे को देखा और दूसरी तरफ उस लंबी चौड़ी लियू रुयान को देखा। उन्होंने तुरंत मन ही मन फैसला कर लिया। मैडम तुरंत लियू रुयान की तरफ मुड़ी और उसे डांटते हुए बोली, तुम इतनी बड़ी लड़की होकर इस छोटे से लड़के को परेशान कर रही हो? लियू रुयान ने अपना मुंह बनाया और रोनी सूरत में गुस्से से बोली, मैडम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैडम ने तुरंत पास में खंभे की तरह खड़ी सुवान यी और शियांग लिंग को देखा और पूछा, क्या तुम दोनों को लियू रुयान अपनी मदद के लिए बुलाकर लाई है? शियांग लिंग ने अपने मन में चिल्लाकर कहा, अगर मैं कहूँ कि हम सब एक ही टीम में हैं तो क्या आप मानेंगी? तभी सुवान यी ने बहुत शांत होकर सफाई दी, मैडम मैं और शियांग लिंग तो सर के कहने पर यहाँ राउंड पर आए थे। तभी हमने देखा कि ये लड़का और ये लड़की। सुवान यी ने बात पूरी करते हुए कहा, आखिर में ये लड़की गुस्से में आ गई और लड़ाई झगड़े से बात सुलझाना चाहती थी। मैं और शियांग लिंग तो बस एक अच्छे छात्र की तरह बीच बचाव करने और लियू रुयान को इस गलत काम से रोकने के लिए आगे आए थे। मैं मन ही मन उसकी इस कला पर हैरान रह गया। उसने कितनी चालाकी से एक ही बात में खुद को बिल्कुल साफ बचा लिया और सारा इल्जाम दुश्मनों पर डाल दिया। शियांग लिंग भी काफी देर तक सोचती रही, क्या ये मेरे बारे में बात हो रही है? क्या मैं सच में इतनी अच्छी हूँ? मैडम ने थोड़े शक के साथ सबको देखा और फिर मेरी तरफ मुड़कर पूछा, बेटा क्या तुम बताओगे कि बात यही है? मैंने रोते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ मैडम बिल्कुल यही बात है। वो छोटे बालों वाला लड़का अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया और चिल्लाया, मैडम ये झूठ बोल रही है,
पहले मोफान ने ही हाथ उठाया था, मैडम ने तंज कसते हुए कहा। बीयुनताओ, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी और लियू रुयान की इस हरकतों के बारे में सबके सामने बात करूं? बीयुनताओ ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। बीयुनताओ और लियू रुयान को ठीक करने के बाद मैडम सुवान यी को अपने साथ ले जाना नहीं भूली। उन्होंने कहा, चलो सुवान यी, मेरे साथ ऑफिस चलो और अपना टेस्ट पूरा करो। सुवान यी ने सिर हिलाया और मेरी तरफ मुड़कर बोली, तुम लोग जाओ, मैं टेस्ट देने जा रही हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि जब मेरी ये दोस्त ऐसी बातें करती है तो थोड़ी परेशान दिखती है। मैंने अपने आंसू पोंछे और बहुत आराम से शियांग लिंग की तरफ देखा। शियांग लिंग ने चौंक कर कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? और वो तुरंत मेरी चमचागिरी करने लगी। भाई, तुम तो कमाल हो, किसी को पीट कर भी इतनी आसानी से बच निकले, तुम तो बहुत लाजवाब हो। मैंने बहुत विनम्र बनकर कहा, अरे नहीं, ये तो आम बात है, वो दोनों ही बहुत बेवकूफ थे। शियांग लिंग ने चुपचाप मेरे नाम के आगे गुरु का ठप्पा लगा दिया। वो एक बड़े गुरु का सम्मान करने के अंदाज में मुस्कुराती हुई चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलने लगी। जैसे तैसे हम अपनी जगह पर पहुंचे। तब जाकर मेरा ध्यान शियांग लिंग पर गया। मैंने चिढ़कर कहा, क्या मेरे चेहरे पर परीक्षा के जवाब लिखे हैं? क्या देख रही हो तब से? शियांग लिंग ने तुरंत अपनी चमचागिरी का हुनर दिखाया और बोली, भाई, क्या आपको किसी छोटे भाई या मददगार की जरूरत है? मैंने अपनी उंगली हिलाते हुए थोड़े दार्शनिक अंदाज में कहा, नहीं, मुझे किसी भाई की नहीं, बल्कि एक बेटी की जरूरत है। अगर तुम मुझे पापा कहो तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। शियांग लिंग ने बहुत गंभीरता से सिर हिलाया और बोली, ये नामुमकिन है, मेरे पापा सिर्फ एक ही हैं और वो हैं हमारी क्लास के टॉपर सुवान यी। मेरा चेहरा उतर गया और मैं ऐसा मुंह बनाकर बैठ गया जैसे अभी सारा गुस्सा निकाल दूंगा। मैंने कहा, तुम अपनी दोस्त के लिए इतनी वफादार हो, क्या उसे ये बात पता भी है? मैं और शियांग लिंग थक हार कर स्कूल की वर्दियां उठाकर ला रहे थे। वैसे तो 3 लोगों के लिए ये काम बिल्कुल ठीक था, पर किसे पता था कि सुवान यी को मैडम अपने साथ ले जाएंगी। अब जाकर मुझे समझ आया कि जाते समय सुवान यी की आंखों में कोई लाचारी नहीं थी, बल्कि वो बहुत ही तमीज के साथ मेरा मजाक उड़ाकर गई थी। मैंने क्लास में चारों तरफ आंखें दौड़ाई, पर मुझे वो इंसान कहीं नहीं दिखा जिसे मैं ढूंढ रहा था। मैंने पास खड़े लड़के से पूछा, चेंग वेन, जी तैंग कहाँ है? उसने जवाब दिया, अरे वो लियू रुयान का जन्मदिन आने वाला है ना, तो जी तैंग का आजकल किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। वो बस इसी सोच में डूबा है कि उसे क्या तोहफा दे। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने परेशान होकर एक जम्हाई ली और कहा, बात को छोटा करो और जल्दी बताओ। चेंग वेन थोड़ा रुका और फिर बोला, वो छत पर बैठकर कागज के स्टार्स बना रहा है। क्लास में उसे डर था कि कहीं टीचर उसे देख न ले, इसलिए वो ऊपर भाग गया। मैंने सिर हिलाया और जैसे ही जाने लगा, चेंग वेन ने मुझे रोक लिया और कहा, मोफान, तुम उस लड़के से थोड़ा दूर ही रहा करो। मैंने सुना है कि उसकी कई दोस्त रह चुकी हैं और उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं है। चेंग वेन की बात खत्म होते ही मैंने उसके पेट पर एक हल्का सा मुक्का मार दिया। वो दर्द के मारे कराहने लगा और काफी देर तक खांसने के बाद संभला। वो बोला, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा कि मैं अभी गया। मैंने बिना किसी भाव के कहा, उसका व्यवहार कैसा है ये मुझसे बेहतर कौन जानेगा? आइदंदा मेरे दोस्त के बारे में कोई गलत बात मत कहना। चेंग वेन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है भाई, अब मत मारना, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने उससे ज्यादा फालतू बात नहीं की और दौड़कर सीधा छत की तरफ भागा। छत पर ठंडी हवा चल रही थी जिससे मेरे बाल उड़ रहे थे। मैं जल्दी जल्दी उसे ढूंढने लगा। तभी मेरी नजर सीढ़ियों पर बैठे जी तैंग पर पड़ी, जो अपने हाथ में सितारों वाला कागज लिए बैठा था। जी तैंग दिखने में बेहद आकर्षक और सुंदर था। अगर क्लास की बात करें तो वो किसी हीरो से कम नहीं था। मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया, अपना गला साफ किया और मजाक में कहा, ओह सुंदर भाई, जरा हमसे भी 2 मिनट बात कर लो। जी तैंग शायद अपने काम में इतना खोया हुआ था कि मेरी अचानक आवाज सुनकर वो चौंक गया। उसने मुड़कर देखा और बोला, अरे मोफान, तुम यहाँ कैसे आए? छत पर जी तैंग ने अपने हाथ में बनाए हुए कागज के सितारे मेरी तरफ बढ़ाए और बोले, देखो, लियू रुयान का जन्मदिन आने वाला है ना? मैंने उसके पास रखे डिब्बे में देखा, जो पहले से ही आधे से ज्यादा सितारों से भरा हुआ था। वो आगे बोला, मैं उसके लिए अपने हाथों से कुछ तोहफा बनाना चाहता हूँ। मैं उसकी बात समझ गया और बोला, अच्छा तो ये बात है। मैं तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसके सामने बैठ गया और कहा, सुंदर भाई, उस लड़की से दोस्ती छोड़ दो, वो इंसान सही नहीं है। जी तैंग के हाथ वहीं रुक गए। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा, आंखें झपकाई और बोला, तो फिर मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती रखूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कहेगा। मैंने कहा, सोचो भी मत, मैं तुम्हारा इकलौता दोस्त नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ अच्छे और सीधे दोस्त बनाओ। मुझे लगा कि इसे ऐसे समझाना मुश्किल है, इसलिए मैंने तुरंत अपने फोन में खींची हुई वो फोटो जी तैंग को दिखा दी। पर मुझे हैरानी हुई कि उसने बस एक नजर उस फोटो पर डाली और उसके चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। मैंने पूछा, क्या तुम्हें ये पहले से पता था? मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैं झटके से उठ खड़ा हुआ। जी तैंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जी तैंग को अंदाजा था कि मैं ऐसा कहूंगा, पर उसे नहीं पता था कि मैं इतना ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा। मुझे तो सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। मैंने ठंडे लहजे में कहा, जी तैंग, अगर तुमने अब कुछ नहीं कहा तो मैं आज के बाद कभी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। जी तैंग ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि वो कैसी है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने सोचा, ये लड़का प्यार में इतना अंधा कैसे हो सकता है? जब मैं स्कूल की यूनिफॉर्म बांटने के लिए क्लास में वापस आया तो सुवानी वहां नहीं थी,
इसलिए मैंने और शियांग लिंग ने उसका हिस्सा सबसे आखिर के लिए रख दिया। तभी अचानक शियांग लिंग जोर से चिल्लाई, अरे गड़बड़ हो गई, टॉपर के नाप की वर्दी तो है ही नहीं, सिर्फ सबसे बड़े नाप की बची है, अब क्या करें। मेरा दिमाग पहले से ही जी तैंग की बात को लेकर उलझा हुआ था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करूं। शियांग लिंग ने मुझे फिर आवाज दी, मोफान, क्या अब मुझ में कोई बात नहीं रही? क्या तुम्हारा ध्यान हट गया है? मैंने बहुत ठंडे चेहरे से उसे देखा और कहा, क्या तुम थोड़ी सीधी बात नहीं कर सकती? फिर मैंने सुवान यी के कद काठी के बारे में सोचा। इस उम्र की लड़कियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं। अब नई वर्दी मंगाने का समय तो था नहीं, तो मैंने कहा अभी उसे यही पहनने दो, शायद उस पर ये आ जाए। शियांग लिंग ने मुंह बनाया और पूछा, क्या तुम सच में चाहते हो कि हमारी टॉपर इस बड़ी वर्दी से काम चलाए? तुम्हें पक्का यकीन है ना कि वो आकर मेरा सिर नहीं फोड़ देगी? मैंने बहुत गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, हाँ, ऐसा हो तो सकता है। मैंने शियांग लिंग के पास जाकर उसके माथे की तरफ इशारा किया और कहा, मुझे लगता है कि यहाँ चोट खाने के लिए ये जगह बहुत बढ़िया रहेगी। इसी बीच सुवानी अपना टेस्ट देकर ऑफिस से बाहर आ रही थी। वो जम्हाई लेते हुए जैसे ही क्लास के दरवाजे पर पहुंची, उसने देखा कि मैं और शियांग लिंग स्टेज पर खड़े होकर आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। उसने अपने हाथ बांधे, दरवाजे के सहारे खड़ी हुई और कुछ देर देखने के बाद बोली, मोफान, मेरी वर्दी को और कितनी देर दबा कर रखोगे? मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रही है। मैंने सुवान यी की तरफ देखा और फिर उसके हाथ को देखा जिसने मेरी कलाई कसकर पकड़ रखी थी। मैंने कहा, टॉपर साहिबा, नए दोस्तों का स्वागत करने का आपका ये तरीका तो बड़ा अनोखा है। सुवान यी ने धीरे से मेरी कलाई छोड़ी और बहुत ठंडे लहजे में बस 2 शब्द कहे, मेरी वर्दी। मैं थोड़ा घबरा गया, वर्दी को चुपचाप अपने पीछे छिपाया और एक झूठी मुस्कान के साथ बोला, पहले मेरी सफाई तो सुन लो। सुवानी ने अपनी भौहें उठाई मानो कह रही हो, हाँ, 2 सफाई। मैंने क्लास के बाकी बच्चों की तरफ देखा जो बिल्कुल शांत बैठे थे। मुझे लगा कि ये तमाशा देखने वाली भीड़ हमारे हक में नहीं है। मैंने अपनी आंखें झपकाई, एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगा कि तुम्हारी लंबाई बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए ये सबसे बड़ी वर्दी बचाकर रखी थी। सुवानी ने अपने हाथ में आई उस बहुत बड़ी वर्दी को देखा और समझ गई कि माजरा क्या है। उसने पूछा, अच्छा, और आगे? मेरा दिमाग बहुत तेजी से चला और मैं उसे पट्टी पढ़ाने लगा। अरे, बड़ी चीजें ही तो सुंदर लगती हैं। तुम इसमें बिल्कुल किसी कलाकार की मूर्ति जैसी लगोगी और मैं तुम्हारे बगल में खड़ा होकर बस तुम्हारी शोभा बढ़ाऊंगा। हमारी चमचा सहेली शियांग लिंग भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने तुरंत तालियां बजाई और बोली, भाई, मान गए, तुम हर बात में अपनी तारीफ कैसे ढूंढ लेते हो। मैंने मन ही मन सोचा, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। मैं सोच ही रहा था कि अब डांट खाने के लिए कौन सा तरीका सही रहेगा। तभी मेरे सामने खड़ी सुवानी अचानक मुस्कुरा दी। उसका ये मजाक उड़ाना बिल्कुल साफ दिख रहा था। मुझे लगा कि अकेले डांट खाना ठीक नहीं है, किसी और को भी लपेटना चाहिए। मैंने अपने पैर से धीरे से शियांग लिंग को पीछे से छुआ और कहा, चलो आगे बढ़ो और मैडम से माफी मांगो, तुम्हारी वजह से टॉपर की वर्दी का नाप गलत हुआ है। शियांग लिंग ने थोड़ा मुंह बनाया, आगे बढ़ी और 90 डिग्री झुककर जोर से चिल्लाई, मुझसे गलती हो गई। अगला पीरियड पीटी का था। सुवानी वर्दी बदलने के लिए बाथरूम गई। जब वो बाहर आई तो जैसा कि अंदाजा था, वो वर्दी जरूरत से ज्यादा बड़ी थी। कपड़े बिल्कुल ढीले ढाले थे और पैंट की डोरी भी ठीक से नहीं बंध पा रही थी। सुवानी सच में बहुत परेशान दिख रही थी। ये नजारा देखकर मैं अपनी हंसी बिल्कुल नहीं रोक पाया। मैंने हंसते हुए कहा, अरे, ये क्या पहन लिया तुमने? ऐसा लग रहा है जैसे किसी बोरे में आ गई हो। सुवानी ने तुरंत हाथ बढ़ाया और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं फिर भी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था और बोला, अरे छोड़ो, हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। वो लड़की गुस्से में लाल हो गई और बोली, अब हंसना बंद करो। पर मैं हंसता ही रहा। सॉरी, पर इसे देखकर सच में हंसी नहीं रुक रही। वो बिल्कुल चिढ़ गई और बोली, मोफान। मैंने बहुत तमीज से अपना हाथ ऊपर उठाया, जैसे क्लास में किसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ, और मजाक में कहा, हाँ मैडम सू, बताइए क्या हुक्म है। उसने बहुत हल्के से मुझे पकड़ा, कोई जोर नहीं लगाया। मेरा इस तरह हाथ पैर मारना देखकर उसे मन ही मन थोड़ा अच्छा लगा, पर वो अंदर से परेशान भी थी। जब मैंने देखा कि सुवानी बिल्कुल चुपचाप एक जगह खड़ी है और कुछ नहीं बोल रही, तो मैंने कुछ देर उसे देखा और पूछा, दोस्त, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? सुवानी ने थोड़े संकोच में अपने गर्म होते कानों को छुआ, फिर उसने अपने हाथ के दबाव से जबरदस्ती मेरा सिर नीचे झुका दिया और मुझे अनदेखा करने लगी। मैंने अपने बाल ठीक किए, हाथ पीछे बांधे और बड़े आराम से सुवानी के सामने चक्कर काटने लगा। मैं बिना पलक झपकाए उसे ही देख रहा था। सुवानी मुझे देखकर सच में चिढ़ गई। वो मुड़ी और बोली, क्या मेरे चेहरे पर कोई एग्जाम पेपर लिखा है? मैंने बहुत गंभीर होकर कहा, देखो दोस्त, जरा अपनी पैंट ऊपर कर लो, कहीं नीचे न गिर जाए। मैं तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठाना चाहता। सुवानी गुस्से से तमतमा कर बोली, मोफान। मैंने बहुत मासूम और सीधा बनकर कहा, हाँ जी, हाजिर हूँ। सुवानी अब समझ चुकी थी कि मुझ जैसे ढीठ इंसान को किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। जब हम खेल के मैदान की तरफ जा रहे थे तो मुझे अचानक कुछ याद आया और मेरे कदम रुक गए। आगे चल रही सुवान यी ने मेरे रुकने को महसूस किया। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और पूछा, क्या हुआ? मैंने क्लास की तरफ इशारा किया और धीरे से कहा, तुम चलो, मेरा एक काम बाकी रह गया है। इतना कहकर मैं क्लास की तरफ दौड़ा और सुवान यी भी धीरे धीरे मेरे पीछे पीछे क्लास में आ गई। क्लास के अंदर मैं अपनी नाक बंद करके दवा खा रहा था। सुवानी को तब जाकर एहसास हुआ कि जब से मैं उसका पार्टनर बना हूँ, मैं लगातार दवाइयाँ खा रहा हूँ। उसे पहले लगा था कि ये कोई मामूली सर्दी जुकाम है, लेकिन बाद में उसने देखा कि मुझे कोई और दिक्कत नहीं है। पर मैं रोज बिना नागा दवाइयाँ खाता हूँ, यहाँ तक कि खाना खाने से भी ज्यादा नियम से। पीटी खेल के पीरियड का पहला काम दौड़ना था।
जहां सभी बच्चों को ग्रुप बनाकर मैदान के छोटे चक्कर लगाने थे। दौड़ने से ठीक पहले सुवान यी की नजरों के सामने मैं धीरे से दौड़कर पीटी सर के पास गया और उनके कान में कुछ फुसफुसाया। वो अभी सोच ही रही थी कि मैं कौन सा नाटक कर रहा हूँ। तभी पीटी सर ने बड़े अफसोस के साथ मेरी तरफ देखा और बोले, बेटा तुम जाकर आराम करो, अच्छे से आराम करो। सुवानी काफी दूर खड़ी थी, उसे सुनाई नहीं दिया कि मैंने सर से क्या कहा, लेकिन जब मैंने मुड़कर उसे देखा तो मैंने बड़े मजे से अपनी भौहें उचकाई, बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में। तभी अगले ही पल शियांग लिंग ने सुवान यी को टोका, टॉपर साहिबा तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? सुवान यी ने झेंपते हुए अपने गर्म होते कानों को छुआ और उसे लगा कि वो कितनी नासमझ है जो मेरे सिर्फ एक बार भौहें उचकाने से शर्मा गई। पर शियांग लिंग कहाँ रुकने वाली थी, वो फिर बोली, टॉपर साहिबा तुम्हारा चेहरा सच में बहुत लाल है। सुवान यी ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? असल में सुवान यी की पैंट बहुत बड़ी थी, इसलिए दौड़ते समय वो बेचारी बस अपने हाथों से पैंट को पकड़कर रख रही थी ताकि वो नीचे न गिरे। वो दौड़ते समय जितना सोच रही थी उसे उतना ही गुस्सा आ रहा था। उसने कई बार मेरी तरफ घूर कर देखा, पर मैंने हर बार बहुत ही प्यारी और तमीजदार मुस्कान देकर उसका मुंह बंद कर दिया। मेरे पास उसे शांत करने के कई तरीके थे, लेकिन तभी सर की नजर सुवान यी के अजीब तरीके से दौड़ने पर पड़ गई। उन्होंने हाथ में बड़ा सा लाउड स्पीकर लिया और चिल्लाए, वहां जो स्टूडेंट है, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? सुवान यी समझ गई कि सर उसी से बात कर रहे हैं, तो उसने अनसुना करने का नाटक किया। पर हमारे पीटी सर वांगदा झुआंग उसे छोड़ने के मूड में नहीं थे। उन्होंने लाउड स्पीकर पर दोबारा जोर से कहा, सुवान यी, हाँ तुम ही। सुवान यी ने मजबूरी में जवाब दिया, सर क्या बात है? जब सर ने उसका जवाब सुना तो वो और भी जोश में आ गए और बोले, अरे शर्माओ मत, मैं तो बस एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ। सुवान यी ने चिढ़कर सोचा, तो पूछो ना, रोक किसने रखा है? तभी सर लाउड स्पीकर पर एक एक शब्द जोर से चिल्लाए, बेटा तुम अपनी पैंट पकड़कर क्यों दौड़ रही हो? कहीं गिर मत जाना। सुवान यी ने बेबसी से चिल्लाकर कहा, सर मेरी पैंट बहुत बड़ी है। सर को थोड़ा कम सुनाई देता था। वो बोले, क्या कहा बेटा? मुझे सुनाई नहीं दिया। सुवान यी फिर जोर से चिल्लाई, मेरी पैंट बहुत बड़ी है। मैदान में इन दोनों की बातचीत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई राग गा रहे हो। मैं लाइन में खड़ा जोर जोर से हंस रहा था और सोच रहा था कि इस रौबदार लड़की को इस तरह परेशान होते हुए पहले कभी नहीं देखा। सर ने फिर कहा, बेटा थोड़ा और जोर से बोलो, मुझे कम सुनाई देता है। जब सर ने यह पूछा तब तक हमारी क्लास के चक्कर पूरे हो चुके थे और सब अपनी जगह वापस आ गए थे। सुवान यी ने बिल्कुल लाचार होकर कहा, सर मेरी पैंट गिरने वाली है। ये सुनते ही पूरी क्लास जोर से हंस पड़ी, यहाँ तक कि सर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हंसने के बाद सर ने तुरंत चिंता जताते हुए कहा, तो फिर जल्दी जाओ और कपड़े बदल लो, वैसे भी इस पीरियड में कोई जरूरी काम नहीं है। सुवान यी ने धीरे से सिर हिलाया। वो जैसे ही चलने लगी उसकी नजर मुझ पर पड़ी, जो मजे से तमाशा देख रहा था। उसे ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत सर से कहा, सर मुझे यहाँ के रास्तों का पता नहीं है, क्या कोई मेरे साथ चल सकता है? सर ने तुरंत हामी भरी, हाँ ठीक है, तुम किसी को भी अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर मेरी मुस्कान गायब हो गई। मुझे लगा कि ये लड़की पक्का कोई नया दांव खेलने वाली है। उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, सर ये लड़का मुझे ठीक लग रहा है, इसे भेज दीजिए। मैंने मन ही मन सोचा, अरे तुम ये कहो ना कि मैं तुम्हें फूटी आंख नहीं सुहाता। पर पीटी सर थोड़े संकोच में आ गए और मुझसे बोले, बेटा क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? मुझे समझ नहीं आया कि क्या बोलूं। उनकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे मैं बस अब बीमार पड़ने ही वाला हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सर 2 कदम चलना तो मुमकिन है मेरे लिए। और इस तरह वो रौबदार लड़की मुझे जबरदस्ती अपने साथ कपड़े बदलवाने के लिए ले गई। दिखावे के लिए तो मैं चेहरे पे मुस्कान लिए उसके साथ चल रहा था, पर सच कहूँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मेरे कदम अपने आप धीमे हो गए। सुवानी ने देखा कि मैं उसके साथ तालमेल नहीं मिला पा रहा हूँ, तो उसने भी अपनी रफ्तार कम की और बोली, तुम थोड़ा तेज नहीं चल सकते? देखो अखबार की सुर्खियां बन जाएंगी कि फलां स्कूल की लड़की ने ऐसा काम कर दिया, जमाना कितना खराब आ गया है। सुवानी थोड़ा हंसी और बोली, चलो अब अगली लाइन क्या है तुम्हारी? मैंने उसे घूर कर देखा। जब मैं उसके साथ नहीं चल पा रहा था तो मैंने चिढ़कर कहा, तुम्हारे साथ बात करने में सच में कोई मजा नहीं है। मेरी ये बात सुनकर सुवानी और भी ठंडी और गंभीर हो गई। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है, इसलिए मैं थोड़ा तेज दौड़ने लगा। सुवानी ने कहा, मोफान अपनी सोच को दबाओ मत, ये तुम्हारे मिजाज से मेल नहीं खाता। इस समय तो तुम्हें पलटकर मुझे डांटना चाहिए था। तुम्हें कहना चाहिए था कि मजा तो तुम्हारे साथ नहीं है, यहाँ से निकलो, और हिम्मत है तो मुझसे बात मत करना। सुवानी को लगा कि आज उसने जो भी किया वो बेहद बचकाना था। सच में बेवकूफी बहुत जल्दी एक से दूसरे में फैलती है। मैंने नाखुश होकर कहा, तुम अभी भी नाराज हो क्या? मैंने तुम्हें पलटकर डांटने का मौका तो दे दिया था। सुवानी ने मुझे देखा। उसका गुस्सा अब लगभग शांत हो चुका था। उसे डर था कि कहीं मैं गिर न जाऊं, इसलिए उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रास्ते के अंदर की तरफ खींच लिया। मैं अचानक चौंक गया। क्या कर रही हो? सुवानी ने जमीन पर रखे एक बैरियर रुकावट की तरफ इशारा किया और बोली, अगर मैं नहीं खींचती तो तुम्हारा चेहरा सीधा जमीन पर होता। तभी मेरे मुंह से अचानक निकल गया, तुम बिल्कुल जासूस की तरह नजर रखती हो। सुवानी ने नाखुशी से कहा, मोफान तुम तो भलाई का बदला बुराई से दे रहे हो।
हम दोनों आपस में बहस करते हुए जैसे तैसे दरवाजे तक पहुंचे, जहां हमें पास से एक और नया तमाशा देखने को मिला। जी तैंग और लियू रुयान साफ तौर पर क्लास बंक करके भाग कर वहां खड़े थे। लियू रुयान जोर से चिल्ला रही थी, तुम मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जी तैंग ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मन ही मन सोचा, अगर बात साफ नहीं हो सकती तो मत हो, और आज से हमारी दोस्ती भी खत्म। लियू रुयान को हमेशा सब बहुत तवज्जो देते थे। लियू रुयान ने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी जल्दी और कड़ा फैसला ले लेगा। वो चिढ़कर बोली, दोस्ती नहीं रखनी तो मत रखो। इतना कहकर उसने सितारों से भरे उस डिब्बे को जोर से जमीन पर दे मारा। वो रंग बिरंगे सुंदर कागज के सितारे हर तरफ बिखर गए। जी तैंग अपनी जगह पर सन खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आज के बाद जब भी मिलेंगे तो अजनबियों की तरह रहेंगे। ये सुनते ही मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। लेकिन लियू रुयान का दिमाग कुछ पल के लिए बिल्कुल खाली हो गया। उसे अंदर से एक खालीपन सा महसूस हुआ। शायद उसे अपनी इस हरकत पर थोड़ा पछतावा हो रहा था, लेकिन अपने झूठे आत्मसम्मान ईगो के चक्कर में उसने बिना सोचे समझे चिल्लाकर कहा, तुम सच में बहुत अजीब हो, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, दोस्ती नहीं रखनी तो भाड़ में जाओ। जी तैंग को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने दांत भींचे ताकि उसके आंसू बाहर ना आए, पर आंसू लगातार बहते जा रहे थे। उसे अचानक याद आया कि इसी लड़की ने कभी उससे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और कहा था कि हम सबसे पक्के दोस्त हैं। जी तैंग ने अपने आंसू पोंछे। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने कहा, लियू रुयान, तुम अपनी हद पार कर रही हो। लियू रुयान के लहजे में सिर्फ बेरुखी थी। वो बोली, हद मैंने पार की? क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि हम दोस्त भी नहीं रह सकते? जी तैंग को उसकी बातें अब मजाक लग रही थी। उसने कहा, तुमने शुरू से ही जानबूझकर मुझसे दोस्ती की थी ताकि तुम मुझे बाकी सबसे अलग कर सको, ताकि सबको लगे कि सिर्फ तुम ही मेरी इकलौती दोस्त हो। लियू रुयान ने सोचा नहीं था कि जी तैंग को सब कुछ पहले से पता है। उसे समझ नहीं आया कि क्या सफाई दे, और वो देना भी नहीं चाहती थी। वो बस अपना रुतबा बनाए रखना चाहती थी। ये सब देखकर सुवानी ने सबसे पहले मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? मैंने बहुत शांत होकर अपने हाथ फैलाए और कहा, अब हर बार ऐसा होने पर मैं उसे मुक्का तो नहीं मार सकता ना? सुवानी मेरी इस बात पर थोड़ी हैरान हुई, फिर हंसकर बोली, पिछली बार तो तुमने उसे 2 मुक्के जड़े थे। मैंने सोचा, इसे तो सच में बात करने की तमीज नहीं है। मैंने कहा, सुवानी, अगर तुमने अब एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें 2 मुक्के मार दूंगा। सुवानी को बिल्कुल नहीं लगा कि मैं उसे हरा सकता हूँ। उसने कहा, अच्छा, तुम मार कर दिखाओ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी अजीब मांग नहीं सुनी थी। मैंने कहा, हिम्मत है तो तुम पलटकर वार मत करना। उसने कहा, तुम तो बस बातों के शेर हो। सुवानी की नजरें मुझ पर ही टिकी थीं। वो बोली, फैन फैन। मैंने कहा, मेरे घर वाले भी मुझे इस नाम से नहीं बुलाते, तुम प्लीज मुझे इस नाम से मत पुकारा करो, ये बहुत अजीब लगता है। हमारा आपस में ऐसा कोई गहरा रिश्ता नहीं है। सुवानी ने बहुत गंभीरता से कहा, क्या पार्टनर होना कोई रिश्ता नहीं है? तुम हाई स्कूल में मेरे पहले पार्टनर हो। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, पार्टनर तो कोई भी बन सकता है, तुम बस उन सब में सबसे खराब मिजाज की हो। सुवानी ने बहुत ही शरारती अंदाज में कहा, फैन फैन, तुम्हारा वो सीधा और प्यारा सा रूप कहाँ गया? मेरे सामने आते ही तुम नाटक क्यों नहीं कर पाते? उसकी ये बात सुनकर मैं तुरंत बहुत सीधा और शरीफ बन गया, क्योंकि नाटक करने में तो मैं बचपन से ही माहिर हूँ। सुवानी ने बड़े चाव से मेरी तरफ देखा और कहा, चलो अब कुछ बोल कर दिखाओ। मैंने उसकी तरफ एक नजर देखी। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, चलो अब मेरी तारीफ करना शुरू करो। मैंने बहुत ही चुनौती भरे लहजे में कहा, तुम्हारे अंदर एक ऐसा जादू है कि तुम्हें देखते ही किसी का भी हाथ उठाने का मन कर जाए। सुवानी जानती थी कि मेरे मुंह से कोई अच्छी बात नहीं निकलेगी। खैर, दूसरी तरफ का नजारा भी कुछ खास अच्छा नहीं था। लियू रुयान ने कहा, भले ही मैंने तुमसे झूठ बोला हो, पर मैंने तुम्हें हमेशा अपना सच्चा दोस्त माना है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मेरी एक ठंडी आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया। अब बहुत हुआ, तुम्हारी बातें सुनकर कान पक गए हैं। लियू रुयान और जी तैंग दोनों ने एक साथ मेरी तरफ देखा। लियू रुयान ने मन ही मन सोचा, आज का दिन ही खराब है, जब भी कोई गड़बड़ करने जाओ ये बीच में आ जाता है। मैंने जी तैंग को अपने पीछे खींचा और बहुत गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पलटकर जवाब देना नहीं आता क्या? बस चुपचाप खड़े होकर उसकी डांट सुन रही हो। जी तैंग ने अपने होंठ भींचे और आखिरकार मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरी मदद के लिए जरूर आओगे। उसकी ये बात सुनकर मुझे लगा कि इस हालत में भी इसे मजाक सूझ रहा है, पर मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो गया। मैंने कहा, मैं इस लड़की के मामलों में नहीं पड़ना चाहता। इसकी चमड़ी बहुत मोटी है। पिछली बार इसे मारते हुए मेरे हाथ में जो दर्द हुआ था वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। इसे यहाँ से जाने के लिए कहो, मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। लियू रुयान से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आगे बढ़ी और जी तैंग को वापस खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो जी तैंग को छू पाती, सुवानी ने आगे बढ़कर उसकी कॉलर पकड़ी और उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। लियू रुयान लड़खड़ा गई और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सुवानी से कहा, मैं बहुत देर से पूछना चाहती हूँ, तुम कौन हो? लियू रुयान को लगा कि उसे चुनौती दी जा रही है। वो बोली, जरा आसपास पता करो, ऐसा कोई नहीं है जो मुझे यानी लियू रुयान को न जानता हो। मुझे तब याद आया कि मैंने अभी तक सुवानी से इस बेवकूफ लड़की का परिचय नहीं कराया है। तभी सुवानी ने बहुत ही आलसी अंदाज में एक जम्हाई ली और बोली, लियू रुयान कौन है? मैं किसी ऐसी लड़की को नहीं जानती। लियू रुयान गुस्से में अपनी उंगलियां भींचकर वहीं बैठ गई। वो बोली, सुवानी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? इतना कहकर उसने अपनी नजरें घुमाई और मेरी तरफ देखा, जिसका चेहरा भी बिल्कुल गंभीर और शांत था। लियू रुयान के चेहरे पर एक ऐसा भाव आया जैसे वो सब समझ गई हो। वो बोली, मुझे पहले से पता था, तुम मोफान भी कोई सीधे इंसान नहीं हो, बड़े चालाक हो तुम। मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। दो बातें सुनने से मेरा कुछ घट नहीं जाता। मैं तो बस आराम से खड़ा होकर लियू रुयान का ये नाटक देख रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, सुवानी ने आगे बढ़कर एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर जड़ दिया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये देखकर ही लग रहा था कि दर्द कितना तगड़ा होगा। सुवानी ने बहुत ही गुस्से में लियू रुयान की तरफ देखा और बोली, अगर बोलना नहीं आता तो अपना मुंह बंद रखा करो। सिर्फ 2 दिनों के अंदर लियू रुयान को एक ही ग्रुप के हाथों पूरे 3 बार मार खानी पड़ी थी। सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये थी कि वो चाहकर भी सामने वाले से जीत नहीं सकती थी। जी तैंग ने जब लियू रुयान को दर्द से तड़पते देखा तो उसकी उंगलियां तक कांप गईं। उसके मन में एक पल के लिए दया तो आई, पर जैसे ही उसे लियू रुयान का वो पुराना रवैया याद आया, उसे लगा कि ये लड़की उसकी चिंता के लायक ही नहीं है। उसने ठंडे लहजे में कहा, छोड़ो, अब हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं बचा है। जी तैंग की नजर जमीन पर बिखरे उन कागज के सितारों पर पड़ी जिन्हें लियू रुयान ने फेंक दिया था। उसने बिना किसी रहम के अपने जूतों से उन्हें कुचला, मुड़ी और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। लियू रुयान का गुस्सा और बढ़ गया। वो उसकी पीठ पीछे चिल्लाई, जी तैंग, अगर हिम्मत है तो बाद में पछताना मत। सुवान यी ने जैसे ही ये सुना, उसने अपनी ठंडी और तीखी नजरें फिर से लियू रुयान पर टिका दी। लियू रुयान तुरंत डर गई, पर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती रही। वो बोली, मुझ जैसी पक्की सहेली को खोने के बाद तुम्हें मेरे जैसी लड़की कहाँ मिलेगी? मैंने अपना हाथ लियू रुयान के चेहरे के सामने हिलाया और कहा, हेलो, क्या मैं तुम्हारी सहेली नहीं हूँ? लियू रुयान चौंक गई, तुम तो लड़की हो। इस बार सुवानी आगे आई और मेरे सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक बेफिक्री और हल्की सी कड़वाहट थी। वो बोली, तो फिर मेरा क्या? लियू रुयान को सुवानी की बात समझ नहीं आई। अरे तुम क्या कह रही हो? सुवानी ने इस बार बहुत गंभीर होकर कहा, मैं भी जी तैंग की दोस्त हूँ, तो क्या अब तुम यहाँ से दफा हो सकती हो? उसकी बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई। मेरी नजरें उस पर टिक गईं। उस लड़की के कंधे भले ही पतले थे, पर उसकी पीठ बिल्कुल सीधी थी। वो दिखने में भले ही कमजोर लगती थी, पर उसके अंदर एक अलग ही ताकत थी। मुझे हमेशा लगता था कि वो बहुत शांत, दूसरों के मामलों से दूर रहने वाली और घमंडी लड़की है। मैंने मन ही मन सोचा, इस लड़की को समझना सच में बहुत मुश्किल है, सिर्फ इसलिए कि जी तैंग मेरी दोस्त है। ये लड़की भी उसकी मदद के लिए आगे आ गई। मैं अपने दिल में सोचने लगा, सुवानी, क्या तुम हर किसी के मामले में इसी तरह टांग अड़ाती हो? इस तमाशे के खत्म होने के बाद जब मैं सुवानी के साथ कपड़े बदलवा कर वापस लौट रहा था, तो मेरे दिमाग में अचानक एक सवाल आया, अभी कुछ देर पहले सुवानी को इतना गुस्सा क्यों आया था? मैंने शायद पहली बार सुवानी को किसी पर हाथ उठाते देखा था। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि जैसे ही लियू रुयान ने मेरा नाम लिया था, वैसे ही सुवानी का चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो गया था। मैंने एक ठंडी सांस ली और सोचा, ये सुवानी मुझसे कितनी नफरत करती है ना। सिर्फ मेरा नाम सुनने भर से इसे इतना गुस्सा आ जाता है कि ये दूसरों को पीटने लगती है। मैंने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से अपनी आंखें उठाई और सुवानी को देखकर एक बहुत ही मासूम और प्यारी सी मुस्कान दी। सुवानी ने झटके से अपना सिर घुमाया। उसका छठा सेंस इंट्यूशन कह रहा था कि मैं पक्का कोई शरारत करने वाला हूँ। मैंने बहुत गंभीर होकर कहा, टॉपर साहिबा, अभी जब तुम लड़ाई कर रही थी ना, तो सच में बहुत धांसू लग रही थी। सुवानी के चेहरे पर ढेरों सवाल थे। वो बोली, अच्छा, ये बताओ कि तुमने किस डॉक्टर से अपनी आंखों का इलाज कराया है जो इतनी जल्दी ठीक हो गई? मैंने मन ही मन सोचा, सुवानी, क्या तुम सबके साथ इतनी ही कड़वी बातें करती हो? हम दोनों रास्ते भर बहस करते हुए वापस पहुंचे। जैसे ही हम अपनी जगह आए, हमें पीटी सर वांगदा झुआंग का चेहरा किसी काले तवे जैसा चढ़ा हुआ दिखा। मैं और सुवानी तुरंत शरीफ बच्चों की तरह सीधे खड़े हो गए। मैंने सर की तरफ देखा और कहा, नमस्ते सर, हम वापस आ गए हैं। सर का मूड तुरंत बदल गया। वो मुस्कुराते हुए बोले, जल्दी से लाइन में लग जाओ। मैं तुम सबको हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स मीट खेल कूद प्रतियोगिता के बारे में बताने वाला हूँ। मेरे और सुवान यी के सिर पे मानो बड़े बड़े सवालिया निशान लग गए। मैं धीरे से बड़बड़ाया, फिर से स्पोर्ट्स मीट? क्या ये खेल कभी खत्म नहीं होंगे? आज शुक्रवार था। दोपहर की क्लास खत्म होने के बाद मैं तुरंत कैंटीन नहीं गया, बल्कि पहले क्लास में ही रुका रहा। मैंने सिर झुकाकर मैथ्स वाले सर के दिए हुए सारे टेस्ट पेपर ठीक किए। लगभग आधा घंटा बीत जाने के बाद मैंने अपनी दुखती हुई गर्दन को थोड़ा सहलाया, अपना टिफिन उठाया और डाइनिंग हॉल की तरफ चल दिया। मैं बड़े आराम से चौथी मंजिल से नीचे उतर रहा था। मैं सीढ़ियों से एक एक कदम नीचे कूद रहा था, लेकिन जैसे ही मैं तीसरी सीढ़ी पर पहुंचा, मेरा ध्यान भटका। मेरा पैर ठीक से नहीं पड़ा और एक तेज आवाज कड़क के साथ मेरा टखना मुड़ गया। मैं तुरंत जमीन पर बैठ गया और अपने पैर को पकड़ लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं दर्द से कांपने लगा। मैंने काफी देर तक उसे सहलाया, फिर हिम्मत करके दूसरे पैर के भरोसे नीचे कूदने की कोशिश की, पर तभी मेरा दूसरा पैर भी मुड़ गया। अब तो मैं हिलने की हालत में भी नहीं था। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और पुराने क्लास के जितने भी दोस्त थे सबको मैसेज भेज डाले, लेकिन या तो किसी ने मेरा मैसेज देखा ही नहीं, या फिर किसी के पास मेरी मदद करने का समय नहीं था। मैंने काफी देर तक अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट देखी, पर वहां सिर्फ एक ही नाम बचा था, सुवानी।
मैं इस नई क्लास में आया था, इसलिए ज्यादा लोगों को नहीं जानता था। हिसाब लगाया जाए तो सिर्फ सुवानी और शियांग लिंग ही थे, पर शियांग लिंग का नंबर मैंने अभी तक सेव नहीं किया था। सुवानी का नंबर मेरे पास पिछले हफ्ते से था, जब मैंने कस्टमर केयर से बात करने में उसकी मदद की थी। इस तरह देखा जाए तो इस क्लास में मेरी सबसे अच्छी जान पहचान सिर्फ सुवान यी से ही थी। इसलिए मैंने अपने पैर के भयानक दर्द को बर्दाश्त करते हुए, बहुत हिचकिचाते हुए अपनी उस शांत पार्टनर को एक मैसेज भेजा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहां से तुरंत जवाब आएगा। काम की बात बोलो, मैंने लिखा। मेरी हालत खराब है, क्या तुम अपनी इस इकलौती पार्टनर की मदद करने आ सकती हो? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुवानी इतनी आसानी से मान जाएगी। जब तक सुवानी मेरे पास पहुंची, तब तक मैं बड़े आराम से रेलिंग के सहारे टिक कर फोन चला रहा था। वो मुझे देखकर समझ गई कि मेरे पैरों में सच में बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं बार बार अपनी पोजीशन बदल रहा था। उसे देखते ही मेरी आंखों में चमक आ गई और मैंने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। पार्टनर, तुम इतनी देर से क्यों आई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो लड़की मेरी इस गर्मजोशी को संभाल नहीं पाई और बेबसी से बोली, मैं जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी दौड़ कर आई हूँ। उसके बात करने के लहजे से मुझे लगा कि आज सुवन यी का मूड काफी अच्छा है। शायद उसके साथ कुछ बहुत बढ़िया हुआ था। सुवन यी की नजर तुरंत मेरे चोटिल पैरों पर गई। ये सब कैसे हुआ? मैंने बड़े नखरे के साथ कहा। तुम्हारे इस पार्टनर के पैर मुड़ गए हैं। उसने चिढ़कर कहा, मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे दिख रहा है, पर कोई इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि उसके दोनों पैर एक साथ मुड़ जाएं? तुम सच में बहुत बुद्धू हो। मैंने कहा, चलो ये बात मैंने मान ली। तो मेरी प्यारी पार्टनर, क्या तुम मुझे थोड़ा सहारा दे सकती हो? वो लड़की अपनी जगह से हिली तक नहीं, पर मुंह से बहुत साफ शब्दों में बोली, तुम्हारी प्यारी पार्टनर तुम्हें सहारा नहीं देना चाहती। बहुत बेइज्जती महसूस होती है। मैंने हैरान होकर आंखें झपकाईं और थोड़ा मासूम बनने का नाटक करते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम मुझे इस हाल में तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकती। मैंने आगे कहा, दुनिया की सबसे सुंदर, पूरे शहर में सबसे हसीन, हमारी प्यारी टॉपर और दरिया दिल सुवानी हो। प्लीज अपनी बातों से नहीं शब्द को हटा दो। आखिरकार वो लड़की और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने आगे बढ़कर मुझे सहारा दिया। मैंने आंख झपकाई और अपनी चाल कामयाब होते देख मन ही मन मुस्कुराया। मैंने कहा, शुक्रिया टॉपर साहिबा। उसने बेबसी से एक गहरी सांस ली और कहा, बस तुम्हें बिगाड़ दिया है। मैंने उसकी इस बात को अपने दिमाग में कई बार दोहराया, पर मुझे इस रौबदार लड़की की सोच समझ नहीं आई। वो खुद की तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। उसने मुझे कब बिगाड़ा है? हाँ, मेरा मजाक उड़ाने का कोई मौका वो जरूर नहीं छोड़ती। जब उसने देखा कि मैं उसे लगातार देख रहा हूँ, तो वो असहज होकर बोली, ऐसे मत देखो, मेरे चेहरे पर तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं लिखा है। मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उस सुंदर लड़की के खूबसूरत चेहरे को देखता रहा। इतनी पास से देखने पर एहसास हुआ कि उसका लुक सच में कमाल का है। भगवान, उसका रंग कितना साफ था और वो बिल्कुल एक सीधी सादी बच्ची जैसी लग रही थी। मैंने सिर हिलाया और उसके सहारे को खुशी खुशी स्वीकार करते हुए कहा, जरा संभाल कर पकड़ना, मैं बहुत नाजुक हूँ, झटके बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरी इस बात पर सुवानी हंस पड़ी। उसने बिना किसी रहम के मेरी पोल खोलते हुए कहा, अब बस भी करो, मेरा मन नहीं है कि मैं तुम्हारी नौटंकी सबके सामने लाऊं। मैंने बेफिक्री से मुस्कुराया। जो भी हो, पहली मुलाकात के मुकाबले अब मेरे प्रति सुवान यी का बर्ताव काफी बदल चुका था और ये मेरे लिए एक बड़ी कामयाबी थी। उसने एक हाथ से मेरी बाह को पकड़ा और दूसरा हाथ मेरे कंधे पर टिकाकर मुझे धीरे धीरे आगे ले जाने लगी। तभी सामने से एक लड़का आता हुआ दिखा, जिसके गाल थोड़े लाल थे और हाथ में एक मिल्क टी चाय का कप था। मैं तुरंत माजरा समझ गया और मन ही मन सोचा, खूबसूरत होने के बड़े फायदे हैं, रोज मुफ्त की ड्रिंक्स मिलती हैं। तो वो छोटे बालों वाला हैंडसम लड़का दरवाजे पर सुवान यी का ही इंतजार कर रहा था। मैंने चुपके से थोड़ा पीछे होकर सुवान यी के कान के पास जाके फुसफुसाया, क्या मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए? ऐसा लग रहा है कि ये भाई तुमसे ही मिलने आया है। उस लड़की ने मुझे घूरा और बोली, हट जाना चाहिए? क्या तुम्हारे पैर ठीक हो गए हैं जो तुम यहीं से उड़कर चले जाओगे? उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। ये तो सच में एक बड़ी समस्या थी। वो छोटे बालों वाला लड़का थोड़ा झिझकते हुए हमारी तरफ देख रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी नजरें सुवान यी पर टिकाई और बोला, सुनो, मैं तुम्हारे लिए मिल्क टी लाया हूँ। सुवानी को ये सब देखकर बस सिरदर्द होने लगा। रोज रोज ये आशिक चले आते हैं। उसने मुझे हल्का सा छुआ और धीरे से कहा, मैं तुम्हें सहारा देकर यहाँ तक लाई हूँ, अब तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम मेरी कुछ मदद करो। मैंने अपने हाथ फैलाए, मानो मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा, ये थोड़ा मुश्किल है, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? सुवानी वैसे तो दूसरों को बहुत साफ और सीधे शब्दों में मना करती थी, पर इस लड़के के सामने उसका ऐसा बर्ताव शायद उसे बहुत दुख पहुंचाता। लेकिन किसे पता था कि सुवानी को मेरी हालत की कोई परवाह नहीं थी। उसने उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए सीधा कह दिया, ये मेरा छोटा भाई है। ये सुनकर मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई। किसे बेवकूफ बना रही हो? ये लड़की तो मेरा फायदा उठा रही है। वो लड़का चौंक गया। अरे अच्छा, नमस्ते। मैंने मुड़कर सुवानी को बहुत गुस्से में घूरा और मन ही मन सोचा, छुट्टी के बाद मिलना तुम मुझे। पर बाहर से मैंने उस लड़के से कहा, मुझे मिल्क टी बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरे सामने कोई इसे पिए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, वरना मैं रोने लगूंगा।
मेरी ये बात सुनकर सुवानी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसने मेरी बात का साथ देते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है, फिर आगे? मैंने उस लड़के के हाथ में पकड़ी मिल्क टी की तरफ इशारा किया और जानबूझकर नखरे दिखाते हुए कहा, अगर मुझे इसकी खुशबू भी आ गई तब भी मैं रोने लगूंगा। उस लड़के के हाथ कांपने लगे। उसने बहुत मासूमियत से कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मिल्क टी पसंद नहीं है। मैंने अपनी झूठी कहानी को जारी रखते हुए बहुत गंभीर होकर कहा, ये सब मेरी किस्मत का खेल है। यहाँ तक कि मेरी प्यारी दीदी को भी मेरी पसंद नापसंद का नहीं पता। मैंने आसमान की तरफ देखकर एक गहरी सांस ली। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? इससे अच्छा तो मैं कोई अच्छा सा दिन देखकर अपनी जान दे दूं। पर इस बार सुवानी ने मेरा साथ नहीं दिया। वो बोली, तो फिर आज का दिन ही चुन लो, आज का मुहूर्त बहुत शुभ है। मेरा चेहरा उतर गया। मैंने सोचा, तुम सच में मेरी बहुत प्यारी दीदी हो? वो लड़का बुरी तरह डर गया और उसने डरते डरते पूछा। सुवान यी की आवाज अब बहुत ही नरम और प्यारी हो चुकी थी। वो बोली, मैं तो बस अपने छोटे भाई की बात मान रही हूँ। वो लड़का हमारे इस अजीब से भाई बहन के प्यार को देखकर बिल्कुल हैरान रह गया। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसने एक नजर मेरी तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा, अगर इसका भाई ऐसा है तो क्या शादी के बाद हम तीनों को एक साथ रहना पड़ेगा? ये सोचते ही उस लड़के के रोंगटे खड़े हो गए और वो चुपचाप वहां से दुम दबाकर भाग गया। इसी बीच हमारे पहले मंथली एग्जाम मासिक परीक्षा के नतीजे आ चुके थे और सर ने पूरी लिस्ट को नोटिस बोर्ड पे लगा दिया था। पूरी क्लास के बच्चे अपनी गर्दनें ऊंची कर करके चुपके से देख रहे थे और डरते डरते पीरियड खत्म होने की घंटी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही घंटी बजी, क्लास टीचर दुआन सर ने जानबूझकर मेज को थपथपाया और चिढ़ाते हुए बोले, जरा देखो तो अपना हाल, तुम लोगों में जरा सा भी सब्र नहीं है। क्लास के सारे बच्चे दुखी होकर उनके इस तानाशाही रवैये का विरोध करने लगे। शियांग लिंग ने सबसे पहले रोना रोते हुए कहा, सर आप साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि एग्जाम कैसा रहा? हमें दुविधा में मत रखिए, ये तो तड़पाने जैसा है। इसके तुरंत बाद क्लास के बाकी बच्चों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। दुआन सर ने बड़े आराम से चाय की एक चुस्की ली और तिरछी नजरों से देखते हुए बोले, तो तुम सबको अपने नंबर जानने हैं? पूरी क्लास के बच्चों ने लंबी आवाज खींचते हुए एक सुर में चिल्लाकर कहा, हाँ सर। सर बोले, ठीक है, अगर तुम लोग इतना ही जानना चाहते हो तो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। दुआन सर ने अपनी किताब के बीच से रिजल्ट की लिस्ट निकाली। काफी देर तक उसे देखा और फिर बोले, हमारी क्लास को तो कोई अनमोल हीरा मिल गया है। मोफान, मैं को मैथ्स में पूरे नंबर मिले हैं। सब लोग खड़े हो जाओ और पूरे 5 मिनट तक तालियां बजाओ। क्लास में तुरंत तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। शियांग लिंग जोर से चिल्लाई, मोफान भाई छा गए आप। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तभी दुआन सर ने पूरी क्लास पर एक नजर डाली और बोले, लेकिन कुछ लोगों का रवैया बहुत खराब है। सुवानी कहाँ है? पूरी क्लास की नजरें तुरंत मेरे बगल वाली खाली सीट पर टिक गईं। मैंने तुरंत अपना हाथ उठाया और रिपोर्ट की। मैंने कहा, उन्हें इंग्लिश वाली मैडम ने बुलाया है। शायद इस समय वो ऑफिस में अपना लिसनिंग टेस्ट दे रही हैं। दुआन सर ने बहुत ही गहरे लहजे में कहा, अच्छा ऐसी बात है तो मोफान, मेरी तरफ से उसे अच्छे से डांट देना। क्या इस सुवानी को मुझसे कोई परेशानी है? मैथ्स के टीचर बता रहे थे कि वो एग्जाम हॉल में सो गई थी। मैथ्स के आखिरी 2 बड़े सवाल उसने बिल्कुल खाली छोड़ दिए। मैंने आंखें झपकाईं और बहुत गंभीर होकर सिर हिलाते हुए कहा, जी सर, ये तो सच में बहुत ज्यादा हो गया। हम दोनों को इस तरह एक दूसरे की बात का साथ देते देख पूरी क्लास के बच्चे बिल्कुल अवाक रह गए। जैसे तैसे दुआन सर वहां से गए। शियांग लिंग बिल्कुल हताश होकर बोली, मोफान भाई, इस बार तुम तीसरे नंबर पे आए हो। मैंने सिर हिलाया। मुझे इन रैंक वगैरह की कोई खास परवाह नहीं थी। वो आगे बोली, पर ये सुवानी क्या कोई इंसान है? मैथ्स के 2 बड़े सवाल खाली छोड़ने के बाद भी वो पूरे स्कूल में दूसरे नंबर पे आई है। क्या कोई आम इंसान ऐसा कर सकता है? शियांग लिंग की बात पूरी होते ही उसके पीछे से एक ठंडी और गंभीर आवाज आई, तारीफ के लिए शुक्रिया। ये सुनते ही शियांग लिंग के होश उड़ गए। सुवानी ऑफिस से वापस आ चुकी थी। उसने मेरी मेज के कोने पर अपनी उंगलियों से थपथपाया। उसकी उंगलियां बहुत लंबी, साफ और सुंदर थीं। मैं जैसे ही खड़ा होने लगा, मेरी पेन उंगली से फिसलकर जमीन पर गिर गई। मैंने कहा, रुकना, मैं पेन उठा लूं। मैं पेन उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुका, मेरा माथा मेज के कोने से टकराने ही वाला था कि उस लड़की ने अनजाने में अपना हाथ मेज के कोने पर रख दिया ताकि मुझे चोट न लगे। ये देखकर वो खुद भी थोड़ी हैरान रह गई। जब मैंने सिर उठाया तो मैंने पेन उठाया, उसे अपनी उंगली पर एक बार घुमाया और सुवान यी की तरफ देखते हुए अपनी भौहें उचकाईं। मैंने कहा, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर, पहले कौन सी सुनोगी? सुवान यी ने बहुत ही बेफिक्री से कहा, पहले अच्छी खबर सुनाओ। मैंने कहा, अच्छी खबर यह है कि दुआन सर तुम्हें बहुत डांटने वाले थे, पर तुम्हें ऑफिस बुला लिया गया, इसलिए ये पवित्र काम मुझे सौंप दिया गया। वो लड़की पहले से ही ये जानती थी। उसने शांत होकर कहा, तो फिर डांट सुनाओ। मैंने अपना गला साफ किया और बिल्कुल दुआन सर की नकल उतारते हुए बोला, सुवानी, तुम कैसी लड़की हो? इतनी बुद्धू हो क्या? ये सवाल भी नहीं आता तुम्हें? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? जाओ और इस सवाल को 100 बार लिख कर लाओ। सुवानी अपनी हंसी नहीं रोक पाई और हंसते हुए बोली, नकल तो काफी अच्छी की, तो फिर बुरी खबर क्या है? मैं भी उसके साथ हंसने लगा। मैंने कहा, बुरी खबर यह है कि अभी मैंने जो कुछ भी कहा वो सब मैंने खुद से बनाया था। असल में मैं ही तुम्हें डांटना चाहता था। जैसा कि अंदाजा था, उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई बेवकूफ हूँ और अपने दांत भींचते हुए बोली, मुझे लगता है कि आजकल मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे से रह रही हूँ। थोड़ी देर के लिए अलग क्या हुई, तुम फिर से बहकी बहकी बातें करने लगे।
मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पार्टनर, मेरा ये अनोखा टैलेंट तुम्हारे जैसे कम दिमाग वाले इंसान के बस की बात नहीं है। सुवानी को लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो। वो बोली, मैं और कम दिमाग? मैंने बहुत शान से रिजल्ट की लिस्ट की तरफ इशारा किया और कहा, हाँ, मैथ्स में सिर्फ 130 नंबर। वो लड़की थोड़ा हंसी और बोली, मोफान, भले ही मेरे मैथ्स में 130 नंबर हो, पर मैं फिर भी रैंक में तुम्हारे ऊपर ही हूं ना। जैसे ही उसके मुंह से ये बात निकली, उसे एहसास हुआ कि इसका कुछ गलत मतलब निकल सकता है। उसने तुरंत बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है कि कुल मिलाकर मेरी रैंक तुमसे ऊपर है। मैं तुरंत निरुत्तर हो गया और मन ही मन सोचने लगा, मैडम, अगर तुम सफाई नहीं देती तो मेरा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं। पीछे बैठी श्यांगलिंग मजे से हमारी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि हम दोनों का कॉमेडी शो में न जाना सच में एक बड़ा नुकसान है। छुट्टी होने के बाद सुवानी हॉस्टल जाने की सोच ही रही थी कि उसकी जेब में रखा फोन अचानक जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। उसने जैसे ही फोन उठाया, सामने से एक आवाज आई, मैं स्कूल के गेट पे हूँ, इस वीकेंड सप्ताहांत तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। सुवानी के चेहरे पर चिढ़ साफ दिख रही थी। उसने कहा, होमवर्क बहुत ज्यादा है, मैं नहीं आऊंगी। सुकाई उसके पिता की आवाज तुरंत ऊंची हो गई, होमवर्क ज्यादा है तो क्या हुआ, थोड़ी देर में क्या बिगड़ जाएगा, मैं गेट पर खड़ा हूँ, अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं खुद क्लास में आकर तुम्हें ले जाऊंगा। सुवानी उनसे बहस नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, ठीक है, वहीं रुको। उसने फुर्ती से अपना सारा सामान समेटा, मुड़ी और स्कूल के गेट की तरफ चल दी। सुकाई बहुत ही सख्त और अनुशासित इंसान थे। उनका लुक काफी कड़क था और सुवानी की आंखें और चेहरा बिल्कुल उन्हीं पर गए थे जिसमें एक ठंडी सी खूबसूरती थी। सुकाई ने जैसे ही उसे बाहर आते देखा, तुरंत सवालों की बौछार कर दी। इस बार मैथ्स में सिर्फ 130 नंबर आए हैं तुम्हारे, और आखिरी के 2 बड़े सवाल तुमने बिल्कुल खाली क्यों छोड़ दिए? सुवानी को ऐसे माहौल की आदत थी। उसने औपचारिकता निभाते हुए कहा, मिस्टर सू, अगर मुझे पूरे नंबर भी मिल जाते तब भी आप यही कहते कि इस बार का पेपर बहुत आसान था। असल में पिछले एग्जाम की रात उसके माता पिता रात भर जोर जोर से लड़ रहे थे, जिसकी वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसने थोड़े धीमे लहजे में कहा, मैं एग्जाम हॉल में खुद को रोक नहीं पाई और सो गई। सुकाई उसकी बात सुनकर थोड़े झेंप गए, पर उनका लहजा फिर भी सख्त था। सुवानी, तुम्हारा रिजल्ट तो हमेशा अच्छा रहता है, इस बार ऐसा क्या हो गया? उसने चिढ़कर कहा, अगर आप थोड़ा कम बोलेंगे तो मेरी पढ़ाई में और सुधार आ जाएगा। मिस्टर सू, अब आप चल रहे हैं या नहीं? इसके बाद वे दोनों एक दुकान पर पहुंचे। दुकान के दरवाजे पर लगी विंड चाइम हवा से बजने वाली घंटी से डिंग लिंग लिंग की बहुत ही सुरीली आवाज आ रही थी। पीछे खड़े सुकाई अभी भी मैथ्स के नंबरों को लेकर अड़े हुए थे। सुवानी, मुझसे तमीज से बात करो और थोड़ी गंभीर रहो। उस लड़की की नजर एक फोटो स्टूडियो चाशांकान पे पड़ी, पर अपनी जुबान से वो पीछे नहीं हटी। अगर आपको मेरी बातें पसंद नहीं है तो मत पूछिए, वैसे भी मुझे आपकी बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। सुकाई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका चेहरा देखने लायक था। तो साफ साफ बताओ कि वजह क्या है? सुवानी दरवाजा खोलकर अंदर आई और बेफिक्री से बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या आपको मेरी बात पर यकीन है? सुकाई की बात उनके गले में ही अटक गई। वो बोले, सुवानी, तुम अपने पापा से झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? तुम थोड़ी सीधी बनकर मुझे सुकून क्यों नहीं देती? अगर यहाँ श्याओलिन होती तो वो तुम्हारी तरह कभी नहीं करती। श्याओलिन का नाम सुनते ही सुवानी अपनी जगह पर सन्न रह गई। उसने कहा, क्या आप प्लीज उसका नाम लेना बंद करेंगे? मैं ये नाम नहीं सुनना चाहती। सुवानी धीरे से मुड़ी, तब जाके उसकी नजर काउंटर की तरफ गई जहाँ कोई पहले से खड़ा था। मैं बहुत ही सीधे बच्चे की तरह काउंटर के पास खड़ा होकर नीचे झुके हुए अपने कैमरे को ठीक कर रहा था, पर मेरी आंखें सीधा उसी को देख रही थीं। जब हमारी नजरें आपस में मिलीं तो मुझे लगा जैसे उसकी आंखें मुझसे कह रही हों, तुम्हें तमाशा देखना बहुत पसंद है ना? मेरे घर का माहौल काफी अच्छा था। मेरे पापा को फोटोग्राफी से बहुत प्यार था, इसलिए मेरी मम्मी गू याओ ने उनके शौक के लिए ये फोटो स्टूडियो खोल दिया था। मैं भी बचपन से यही सब देखकर बड़ा हुआ था, इसलिए मैं जहां भी जाता अपना कैमरा साथ रखता और रोज की चीजें रिकॉर्ड करता। दोपहर में पापा ने मुझसे कहा था कि शाम को 5 बजे एक कस्टमर की बुकिंग है, इसलिए छुट्टी होते ही दुकान संभालने पहुंच जाना। यही वजह थी कि मैं क्लास खत्म होते ही अपने पैरों को घसीटता हुआ स्टूडियो की तरफ भागा था। दुकान में उस समय कोई नहीं था। मैं नीचे सिर झुकाए अपने प्यारे कैमरे को साफ कर रहा था कि तभी दरवाजे पर बहस की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि कोई दुकान पर हंगामा करने आया है। मैं तो कोई चीज उठाने ही वाला था कि सिर उठाते ही मुझे वो नजारा दिखा। वो लड़की एक झूठी मुस्कान के साथ मुझसे बोली, क्यों, अच्छा लग रहा है? पार्टनर, दूसरों की लड़ाई देखने में बड़ा मजा आता है ना? सुकाई ने बाहर वाले के सामने अपना रुतबा बनाए रखने की कोशिश की। सुवानी, थोड़ी तमीज सीखो, दूसरों से ऐसे बात की जाती है क्या? उस लड़की ने बहुत ही बेफिक्री से कहा, ये भाई तो बड़े मजे से सुन रहे हैं, क्यों ना आप मुझे 2-4 बातें और सुना दें ताकि इनका पूरा मनोरंजन हो जाए। मैंने मन ही मन सोचा, ये लड़की पागल है क्या? बिना वजह किसी पर इल्जाम लगाने वाले बाहर जाकर पक्का ठोकर खाते हैं, पता है ना तुम्हें? मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं अब भी चुप रहा तो सुवानी अपने पापा को गुस्से से पागल कर देगी। मैंने कहा, नमस्ते अंकल, असल में ये। सुकाई ने मुझे अपनी तरफ आते देखा तो अपने गुस्से को दबाते हुए एक फीकी सी मुस्कान दी, पर उनकी आंखें किसी एक्सरे मशीन की तरह मुझे सिर से पैर तक स्कैन कर रही थीं, जिससे मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। मैंने सोचा, क्या मेरे ऊपर पैसे हो गए हैं जो इतने ध्यान से देख रहे हो? तभी मैंने मिस्टर सू को अपने हाथ बांधे बड़े घमंड से मुझसे पूछते हुए सुना, तुम्हारे पैरों में कुछ दिक्कत है क्या? सुवानी को उनकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो बोली, इनका पैर मुड़ गया है, क्या आपको इतना भी नहीं दिख रहा? लगता है तमीज की कमी आप में भी है। मेरा तो मानो दम ही निकल गया। मैंने बहुत बेबसी दिखाते हुए कहा, हाँ अंकल, पैर मुड़ गया है।
डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए। सुकाई ने इस बात को ज्यादा नहीं खींचा और पूछा, इस उम्र में पढ़ाई कर रहे होगे, फोटो खींचना आता है क्या? मैंने कहा, अंकल आप बेफिक्र रहिए, मुझे फोटो खींचने का 12 साल का तजुर्बा है। मैं पहले इस क्लासमेट को मेकअप रूम ले जाता हूँ। सुकाई ने थोड़े शक के साथ मुझे देखा और फिर सुवान यी की तरफ एक गहरी नजर डालते हुए बोले, ठीक है जाओ। मैं लंगड़ाते हुए चल रहा था। मेरी रफ्तार किसी कछुए से भी धीमी थी। सुकाई थोड़े उतावले मिजाज के थे। उन्होंने तुरंत सुवान यी को टोकते हुए कहा, सुवान यी, ये लड़का पहले से ही परेशान है, अगर तुम इसे थोड़ा सहारा दे दोगी तो क्या तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी? सुवान यी ने बेबसी से एक सांस ली और आगे बढ़कर मेरी पतली सी बांह को पकड़ लिया। मेकअप रूम के अंदर आते ही मैंने राहत की सांस ली। मैं उसे, जो बिल्कुल बेजान सी लग रही थी, खींचकर कुर्सी पर ले गया और बिठा दिया। सुवान यी नीचे झुककर अपना फोन देख रही थी और कमरे की लाइट उसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा साया बना रही थी। मैंने जानबूझकर बात शुरू करने के लिए कहा, सीधी बैठो, झुककर बैठना अच्छा नहीं लगता। सुवान यी जानती थी कि मैं ऐसा ही कुछ कहूंगा। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम अपनी हर पार्टनर के मामलों में इतनी ही टांग अड़ाते हो? मैंने सीधा जवाब न देकर कहा, ये मेरा घर है और मेरे घर का नियम है कि यहाँ कोई झुक कर नहीं बैठ सकता। दोस्त, जैसा देश वैसा भेष, समझ आया या नहीं? सुवान यी ने थोड़ा मुंह बनाया और बोली, ठीक है, जैसा देश वैसा भेष। मैंने अपना गला साफ करते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे साफ कर देना चाहिए। मैं जानबूझकर तुम दोनों की बातें नहीं सुन रहा था। सुवान यी ने सिर हिलाया, हाँ मुझे पता है, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। अच्छा हुआ, अगर उसे सच पता चल जाता तो वो मुझे कोई ताक झांक करने वाला अजीब इंसान समझ लेती। उस लड़की ने चारों तरफ देखा और पूछा, तुम? मैं तुरंत समझ गया कि वो क्या पूछने वाली है। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, जाहिर सी बात है, ये मेरा घर है, अगर मैं यहाँ नहीं हूंगा तो कहाँ जाऊंगा? सुवान यी ने बेबसी से कहा, मोफान, मैं तो बस ये पूछना चाहती थी कि तुम्हारा पैर अब कैसा है? मैंने खिड़की के बाहर इशारा किया और थोड़े मजाकिया अंदाज में कहा, अगर तुम अभी मुझसे कहो ना तो मैं बिना चेहरा बदले बाजार के 2 चक्कर लगा सकता हूँ, बस दौड़ने का तरीका थोड़ा अजीब लग सकता है। उसने आगे पूछा, क्या तुम यहीं रहते हो? मैंने कहा, मेरा घर स्कूल से थोड़ा दूर है, पर यह स्टूडियो पास में ही है, इसलिए मैं अमूमन यहीं रहता हूँ और अपने पापा की दुकान भी संभाल लेता हूँ। उसे अचानक लगा कि यहाँ बैठकर मेरी बकवास सुनना बाहर जाकर सुकाई से बहस करने से लाख गुना बेहतर है। मैंने उसकी ये हालत देखी तो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपना कैमरा उठाया और सीधा उसकी एक फोटो खींच ली। सुवान यी ने धीरे से अपनी आंखें उठाई और मुझसे पूछा, मेरी फोटो क्यों खींच रहे हो? मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा, अरे तुम इतनी सुंदर लग रही हो तो फोटो खींच कर रख ली ताकि बाद में आराम से देख सकूं। सुंदर लड़कियों को देखना तो आंखों के लिए एक सुकून है। सुवान यी ने अपनी भौहें उचकाई और बोली, अगर देखना ही है तो छुप कर क्यों, सामने से देखो। मैंने कैमरे की स्क्रीन पर उंगली से छूते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम सच में बहुत भोली हो, मैं तो तुम्हारी ये अजीब सी शक्ल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने कहा, ताकि बाद में तुम्हारा मजाक उड़ा सकूं। तुम्हारे पीछे तो वैसे भी बहुत से आशिक घूमते हैं ना, अगर मैं तुम्हारी एक फोटो 100 रुपए में भी बेचूं तो रोज के हजारों कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी ये बात सुनते ही उसकी बात करने की इच्छा ही खत्म हो गई। वो बोली, तुम थकते नहीं क्या, अपना मुंह बंद रखो। मैंने भी बहुत शरीफ बनकर अपना मुंह बंद कर लिया। सुवान यी ने जब मेरा वो उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसे ये थोड़ा मजाकिया लगा और वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। मैंने बहुत गंभीर होकर कहा, पार्टनर तुम्हारी ये हंसी थोड़ी डरावनी लग रही है। वो लड़की बिल्कुल अवाक रह गई और बोली, अब तुम क्या नया ड्रामा शुरू करने वाले हो? मैंने तुरंत अपना हाथ उठाया और कहा, इस मौके पे क्या मुझे ये नहीं कहना चाहिए था कि मैडम बहुत दिनों बाद आज इतने दिल से मुस्कुराई हैं ताकि माहौल और अच्छा हो जाए? सुवान यी चिढ़कर हंसी और बोली, अगर तुमने अब और बकवास की तो मैं तुम्हें श्राप दूंगी कि जब भी तुम कोई लव स्टोरी प्रेम कहानी पढ़ोगे तुम्हें हर जगह लियू रुयान का चेहरा दिखेगा। मैंने सोचा, ये तो सच में बहुत खतरनाक श्राप है। इस बार मैंने सच में अपना मुंह बंद कर लिया, मानो मैं अपने होठों को सिल देना चाहता हूँ। तभी दरवाजे पर लगी घंटी फिर से बजी। सुवान यी तुरंत माजरा समझ गई और बोली, तुम्हारे पापा आ गए। मैंने सिर हिलाया। इस बार मेरी बारी थी कि मैं सुवान यी से नाटक में मेरा साथ देने के लिए कहूँ। मैंने कहा, सुनो थोड़ी देर में मेरा साथ देना। सुवान यी अभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही बाहर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी जो धीरे धीरे पास आ रही थी। दरवाजा खुला और एक आवाज आई, मैंने तुम दोनों को परेशान तो नहीं किया? मैंने तुरंत पापा की बात काटते हुए कहा, पापा हम तो बस मेकअप कर रहे हैं, आप थोड़े गंभीर नहीं रह सकते क्या? पापा मोजियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी पोल खोल दी। पापा बोले, मेकअप तुम्हारी मम्मी का? मैंने तुरंत अपनी पीठ सीधी की और गर्व से कहा, अरे आपके बेटे में बहुत से टैलेंट हैं। पापा की नजर मेरे लंगड़ाते हुए पैर पे गई तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बोले, मोफान तुम सच में बहुत बुद्धू हो, इतनी बड़ी उम्र में भी कोई साफ जमीन पे गिरकर पैर तुड़वाता है क्या? सुवान यी हम बाप बेटे की ये बातचीत सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि जीन्स का असर सच में बहुत तगड़ा होता है। बात करने का ये तरीका, ये घमंड और खुद की तारीफ करने की आदत बिल्कुल मेरे जैसी ही थी। पापा ने अपनी नजरें घुमाई और सुवान यी को देखते हुए बोले, बेटा तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मैंने सोचा, लो फिर शुरू हो गए। मैंने कहा, पापा ये लड़की अभी बहुत छोटी है, आप इस पर भी डोरे डाल रहे हैं? ये सुनकर सुवान यी के होश उड़ गए। पापा ने मेरे माथे पर एक हल्की सी चपत लगाई और बोले, पापा ने कहा, मैं काम की बात कर रहा हूँ, बीच में मत बोलो, और सुनो ये बात अपनी मम्मी से छुपा कर रखना वरना वो फिर रोने लगेंगी कि मैं उनसे प्यार नहीं करता। मैं धीरे से पापा के पास गया और एक गहरी सांस लेकर बोला, पापा सच को कुछ समय के लिए तो छुपाया जा सकता है पर हमेशा के लिए नहीं।
आखिर सच्चाई कभी न कभी सामने आ ही जाती है। पापा ने अपनी आंखें घुमाई, मुझे वापस कुर्सी पर धकेला और मानो मेरे मुंह पर टेप चिपका देना चाहते हो वैसे बोले। वो काफी देर तक सुवानी को देखते रहे, फिर अचानक उन्हें कुछ याद आया और बोले, अरे तुम तो वही लड़की हो ना जिसकी फोटो मोफान के कैमरे में थी। ये सुनते ही उस लड़की ने बड़े चाव से मेरी तरफ देखा, अपनी भौहें उचकाई मानो पूछ रही हो, अब क्या सफाई दोगे? मैं तुरंत भड़क गया और पापा से बोला, आपने फिर मेरा कैमरा छुआ, ये मेरी प्राइवेसी गोपनीयता का उल्लंघन है। पापा थोड़े झेंप गए पर अपनी आंखें चुराते हुए मासूमियत से बोले, मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम्हारी रोज की पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं उनकी ये बात मानने को तैयार नहीं था। मैंने कहा, मैंने इतने सारे लोगों की फोटो खींची थी पर आपको सिर्फ इसी का चेहरा याद रहा। पापा ने बड़े गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, सुंदर लड़कियों और बाकी सब में फर्क करना मुझे अच्छे से आता है। मैं गुस्से में अपना सिर घुमा लिया। फिर मैंने सुवान यी की तरफ देखा और थोड़े सख्त लहजे में कहा, देखा तुमने, इस उम्र के अंकल बड़े चालाक होते हैं, अपनी आंखें साफ रखो और जरा संभल कर रहा करो। सुवान यी को एक पल के लिए लगा कि उसने मेरा असली रूप देख लिया है। वो मेरी बात का साथ देते हुए बहुत ही मासूम और सीधी बच्ची बनकर बोली, अंकल तो इतने जवान लग रहे हैं, आप इन्हें अंकल क्यों कह रहे हैं? मैंने मन ही मन सोचा, ये लड़की तो अंदर से बड़ी चालाक निकली, ये तो मुझसे भी बेहतर नाटक कर लेती है। सुवानी की ये बात सुनकर पापा का दिल बाग बाग हो गया और उनके मन में उसके लिए इज्जत बहुत बढ़ गई। वो बोले, देखा तुमने, ये बच्ची न सिर्फ दिखने में सुंदर है बल्कि इसकी जुबान भी कितनी मीठी है। पापा ने आगे कहा, ये मोफान जैसी बुद्धू नहीं है जो सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाना जानता है। उस दिन पापा ने सुवानी का बहुत ही हल्का और सादा सा मेकअप किया। मैंने उसकी कुछ अलग अलग जगहों पर तस्वीरें खींची और इस तरह आज का काम पूरा हो गया। जब जाने का समय आया तो मैंने जिद की कि मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने जाऊंगा, पर हुआ इसका उल्टा। सुवानी पूरे रास्ते मुझे सहारा देकर ला रही थी। वो चिढ़कर बोली, ये बताओ कि कौन किसे छोड़ने जा रहा है? मैं धीरे से हंसा, अरे मेरे पैर में थोड़ी दिक्कत है ना, इसलिए। सुवानी ने आगे कहा, तुम दिखने में भले ही पतले लगते हो पर तुम्हारा वजन काफी ज्यादा है। मैंने बहुत गंभीर होकर सिर हिलाया। हाँ, आजकल मैं ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में बहुत सी चीजें मंगा रहा हूँ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने अपने कमरे में कितने सारे स्नैक्स, स्वादिष्ट चीजें जमा कर रखे हैं। ये सुनकर सुवानी को लगा कि मैं सच में बहुत मजेदार इंसान हूँ। उसे ताज्जुब हुआ कि कोई लड़का इतना खुशमिजाज और प्यारा कैसे हो सकता है। उसने पहले कभी किसी ऐसे लड़के को नहीं देखा था। हम दरवाजे पर पहुंचे। मैंने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। मैंने कहा, अलविदा, अपना ख्याल रखना। मेरे इस तरह बोलने पर सुवानी को लगा जैसे मैं उसे हमेशा के लिए विदा कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जी तैंग को क्लास में अपना सामान समेटते हुए काफी देर हो गई थी, इसलिए वो बहुत रात को हॉस्टल पहुंची। किसी ने उसकी मेज पर लाल स्याही इंक फेंक दी थी। छुट्टी के समय से ही वो लगातार टिश्यू पेपर से उसे साफ करने की कोशिश कर रही थी। जी तैंग का लुक बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाला नहीं था और उसका मिजाज थोड़ा शांत और गंभीर था, जिसकी वजह से क्लास के लड़के शुरू से ही उससे चिढ़ते थे। उस समय जी तैंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलती की है। मैंने जैसे ही उस लड़की को विदा किया, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे पापा मोजियान कहीं से एक बड़ा सा केक लेकर आ धमकेंगे। तभी उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई और बोले, वो लड़की जेमिनी की है ना? बेटा, मैं तुम्हारी इस उम्र के प्यार के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने उन्हें एक बहुत बड़ी आंख दिखाई। मन ही मन सोचा, आपकी गाड़ी तो कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ रही है। इसके बाद मैं सरक कर मेज के पास गया, केक की क्रीम का एक बड़ा हिस्सा निकाला और सीधा मुंह में ठूंस लिया। केक का स्वाद काफी अच्छा था। अगले ही पल पापा गुस्से में मेरा पूरा नाम चिल्लाए, मोफान, अगर खाना ही है तो खुद खरीद कर लाओ। मैंने उनकी बात सुनते हुए फटाफट एक और चम्मच क्रीम मुंह में डाल ली और कहा, अरे ये एनिमल क्रीम दूध की मलाई वाली है, अब मत कहना कि ये मेरे लिए नहीं लाए थे। पापा गुस्से में अपनी आंखें घुमाते हुए बोले, बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि तुम इसे सिर्फ नाम के लिए चख सकते हो, मेरे सामने लालच मत दिखाओ। मैंने अपने होठों पर लगी क्रीम को चाटते हुए कहा, उस डॉक्टर ने तो ये भी कहा था कि मैं इस साल के आगे नहीं जी पाऊंगा, तब भी तो आपने मुझे जगाए रखा। ये सुनते ही पापा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो सन्न रह गए। वो गंभीर होकर बोले, फान फान, मेरी बात ध्यान से सुनो, डॉक्टर जैसा कहते हैं वैसा करो और टाइम पर दवा लो, बाकी किसी भी चीज की फिक्र मत करो। मैंने बेफिक्री से अपने कंधे उचकाए। अरे कोई बात नहीं, मुझे खुद इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, फालतू में परेशान होने का क्या फायदा। पर मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी ये बात सुनकर पापा अपना हाथ उठाएंगे और सीधा मेरे सिर के पीछे एक हल्की सी चपत लगा देंगे। मैं दर्द के मारे वहीं भड़क गया। आपने मुझे क्यों मारा? वो मेरी हालत देखकर मुस्कुराए और बोले, दिन भर बड़ों जैसी बातें करना बंद करो और ये फालतू के ख्याल दिमाग से निकाल दो। इसके बाद मैं सच में शांत हो गया और धीरे से हाथ में ली हुई चम्मच को नीचे रख दिया। जब से मुझे होश आया है, जन्मजात दिल की बीमारी कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज नाम का ये शब्द मेरे साथ एक साए की तरह जुड़ा हुआ है। सारे डॉक्टरों ने कहा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक जी पाऊंगा, पर मैं एक चमत्कार की तरह आज तक जिंदा हूँ। डॉक्टर ने एक बार चुपके से मुझे बताया था कि मेरी जिंदगी एक ऐसे दिए की तरह है जो कभी भी बुझ सकता है, इसलिए मुझे कोई भी तीखी या चटपटी चीज खाने की मनाही है। मैं कोई भारी कसरत नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मैंने आज तक थिएटर में एक पूरी फिल्म तक नहीं देखी। मुझे मीठा खाना कितना पसंद है, पर हर बार मैं सिर्फ नाम के लिए उसे थोड़ा सा चख पाता हूँ। मेरी जिंदगी मानो एक ऐसी कागज की शीट बन चुकी है जिस पर हर जगह रेड क्रॉस गलत का निशान लगा हो। मैं बहुत ही कम चीजें कर सकता हूँ। मैंने खुद भी इस खराब किस्मत को स्वीकार कर लिया है, पर खुशी के पल हमेशा छोटे होते हैं।
2 दिन की ये छुट्टियां पलक झपकते ही खत्म हो गईं। संडे रविवार की रात को होने वाली सेल्फ स्टडी क्लास सिर्फ इसलिए रखी जाती है ताकि हमारा दिमाग वापस पढ़ाई में लग सके। क्लास शुरू होने से पहले शियांग लिंग बड़े मजे से बाकी बच्चों के साथ इस बात पर चर्चा कर रही थी कि क्लास का कौन सा लड़का सबसे हैंडसम है, पर मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने अपना सिर नीचे झुकाया और मैथ्स के सवाल लगाने लगा। शियांग लिंग ने देखा कि मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा तो वो चुपके से मेरी पार्टनर सुवान यी के पास सरक आई और बोली, टॉपर साहिबा, आपको कौन सा लड़का हैंडसम लगता है? मुझे तो लगता है कि क्लास 2 का वो दूजी तैंग सच में कमाल का है, उसे देखते ही नजर नहीं हटती। मूकिंग शुए ने ये बात सुनी तो उसने हाथ हिलाकर शियांग लिंग की पीठ थपथपाई और बोली, बिल्कुल सही कह रही है बहन, मैं तेरे साथ हूँ, आगे बढ़। पर शियांग लिंग ने उदास होकर अपना सिर हिलाया। पर क्या वो मुझे भाव देगा? इसके तुरंत बाद उसने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। वैसे देखा जाए तो हमारा फान फान भाई भी काफी हैंडसम है, देखो इसकी बड़ी बड़ी आंखें कितनी अच्छी लगती हैं। तभी पास से एक बहुत ही ठंडी और कड़क आवाज आई, वो मेरा पार्टनर है, क्या तुम लोगों के पास फालतू की बातें करने के लिए और कोई नहीं बचा? शियांग लिंग ने थोड़ा मुंह बनाते हुए उदास होकर कहा, अरे क्या मैं बात भी नहीं कर सकती? सुवान यी ने अपनी ठोड़ी से मू किंग शुए की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हारे बगल में तुम्हारी पार्टनर बैठी है ना, उससे बात करो। शियांग लिंग ने चिढ़कर कहा, तुम सच में बहुत कंजूस हो, अपने पार्टनर को ऐसे छुपा कर रख रही हो। पर कुछ देर बाद शियांग लिंग से फिर रहा नहीं गया। वो बोली, फान फान भाई, लड़कियों को थोड़े सीधे और शांत लड़के पसंद आते हैं, तुम्हें थोड़ा सीखना चाहिए। मैंने अपना सिर उठाए बिना कहा, मेरा इन सब से क्या लेना देना? शियांग लिंग हार मानने वाली नहीं थी, उसने तुरंत अगला सवाल दाग दिया, तो फान फान भाई, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो? इस बार मैं सच में चिढ़ गया। मैथ्स लगाने का मेरा पूरा फ्लो टूट चुका था। मैंने कहा, बस करो यार। हाँ, है एक लड़की जिसे मैं पसंद करता हूँ। ये सुनते ही शियांग लिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है? उसी समय मैंने अपनी आंख के कोने से देखा कि बगल में बैठी सुवान यी के लिखने की स्पीड अचानक रुक गई। उसकी पेन की नोक एक जगह ठहर गई। उसने कुछ सेकंड तक उस डॉट को देखा और फिर धीरे से अपनी आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। मुझे शियांग लिंग का इस तरह पूछताछ करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने कहा, मैं किसे पसंद करता हूँ? इसकी रिपोर्ट क्या मुझे तुम्हें देनी पड़ेगी? तुम मेरी लगती क्या हो? शियांग लिंग हैरान होकर बोली, यार उस लड़की की चॉइस कितनी खराब होगी जो तुम्हारे जैसे लड़के को मना कर दे। मैंने बिना कोई भाव बदले साफ कह दिया, हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड हूँ, इसलिए वो खुद को मेरे सामने कम समझती हो। ये सुनकर शियांग लिंग बिल्कुल शांत हो गई। उसने सोचा, इसकी कड़वी जुबान का मुकाबला तो सिर्फ इसकी बगल में बैठी टॉपर ही कर सकती है। शियांग लिंग ने बात बदलते हुए कहा, फान फान, कल हमारी क्लास की एक छोटी सी पार्टी है। वो जो लियू रू यान हमारी क्लास में आई है ना, उस बुद्धू लड़की ने कहा है कि वो पार्टी दे रही है, पर शर्त यह है कि साथ में बगल वाली क्लास के बी युन ताओ को भी लाना होगा। क्या तुम चलोगे? मैंने बड़े आराम से अपनी पेन को उंगली पर घुमाया और साफ मना कर दिया, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा। बाहर जाकर किसी को पीटना पड़े, ये शुरुआत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। पर असल में उस मैथ्स की पूरी शीट को खत्म करने के चक्कर में मैंने पूरी रात जाग कर निकाल दी। सुबह 3-3 अलार्म बजने के बाद भी मेरी आंख नहीं खुली और मैं बिस्तर से उठ नहीं पाया। जब मैंने आंखें खोली तो सुबह के 7 बज चुके थे। मैंने तुरंत अपना बैग उठाया और स्कूल की तरफ दौड़ लगा दी। आज मंडे सोमवार था और स्कूल में प्रेयर चल रही थी। मैंने दूर से ही स्टेज पर दुआन सर को आराम से किताब पढ़ते हुए देखा तो मुझे मजबूरन उनके पास जाना पड़ा। मैंने अपनी 500 शब्दों की 2 लेटर ऑफ अपॉलॉजी निकाली और बड़े गर्व के साथ सर के सामने रख दी। मैंने कहा, सर ये आज का और कल का माफीनामा है। मुझे अंदाजा है कि कल भी मैं लेट हो जाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा सोना चाहता हूँ। ये सुनते ही दुआन सर के सिर पे मानो एक बड़ा सा सवालिया निशान लग गया। शियांग लिंग ने जब ये देखा तो हैरान होकर बोली, बाप रे, ये कौन सा नया ड्रामा है? पर मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं थी। मैंने अपना बैग टांगा और अपनी सीट की तरफ जाने लगा। तभी दुआन सर ने अचानक मुझे पीछे से आवाज दी, मिस्टर मो, तुमने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? आज तो तुम्हें हमारी क्लास की तरफ से स्टेज पर जाना था ना। उस पल मेरे कदम मानो वहीं के वहीं थम गए। मैं भी बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। यूनिफॉर्म न पहनने की वजह तो साफ थी कि सुबह सुबह मैं बहुत जल्दबाजी में निकला था, इसलिए सच में भूल गया। पर इस स्पीच भाषण का क्या चक्कर था? इसके बारे में मुझसे पहले कभी किसी ने कोई बात क्यों नहीं की थी? मैंने एक ठंडी सांस ली और कहा, सर मुझे तो इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। दुआन सर ने थोड़ा सोचा और बड़े सामान्य अंदाज में बोले, ओह मैं पहले तुम्हें बताना भूल गया था। उन्होंने आगे कहा, पर कोई बात नहीं, तुम अभी तैयारी कर सकते हो। दुआन सर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि तभी मार्च पास्ट का म्यूजिक लाउडस्पीकर पर जोर जोर से गूंजने लगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कान के पर्दे फट जाएं। मैंने अपनी भौहें उचकाईं और चेहरे पर एक बड़ा सा सवालिया निशान लेकर कहा, क्या? दुआन सर बस मुस्कुराए और बोले, मोफान बेटा, मुझे तुम्हारी ऑन स्पॉट तुरंत संभालने की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मैं बिल्कुल उदास चेहरा लेकर मानो किसी शोक सभा में जा रहा हूँ अपनी सीट पर वापस आ गया। पर वहां आकर मैंने देखा कि मेज पर सिर रखकर सो रही सुवानी ने भी आज स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। ये देखकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। मैंने सोचा, चलो अब तुम भी मेरे साथ बैठकर 1000 शब्दों का माफीनामा लिखोगी,
पर मुझे अंदाजा नहीं था कि सुवान यी ने अपनी पलकें थोड़ी सी झुकाई और बोली, तो शायद मुझे तुम्हें निराश करना पड़ेगा। और फिर मेरी फटी की फटी आंखों के सामने सुवान यी ने बड़े आराम से अपनी मेज के दराज से वो जानी पहचानी स्कूल यूनिफॉर्म निकाली। मैं वहीं का वहीं सन्न रह गया। लो भाई, यहाँ तो मेरा ही पोपट हो गया। सुवान यी ने मेरे उस हैरान चेहरे को देखा, अपनी यूनिफॉर्म आगे बढ़ाई और कहा, इसे तुम पहन लो। मैं तो बिल्कुल हैरान रह गया। क्या तुम सच कह रही हो? सुवान यी ने अपनी बात दोहराई। हाँ, तुम पहन लो। मैंने आगे पूछा, तो फिर माफीनामा? सुवान यी ने एक उबासी ली और बेफिक्री से बस 2 शब्द कहे, मैं लिख दूंगी। उसकी ये बात सुनकर तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुवान यी ने थोड़े चिढ़कर कहा, एक जिम्मेदार क्लासमेट होने के नाते मैं तुम्हें सबके सामने अपनी क्लास की नाक कटवाने तो नहीं दे सकती। मैंने तुरंत उसकी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया। पार्टनर, तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है। तुम दिखने में जितनी सुंदर हो, अंदर से भी उतनी ही अच्छी हो। जब मैं स्टेज पर भाषण देने खड़ा हुआ तो मैंने पढ़ाई के साथ आराम और ज्यादा से ज्यादा सोने के फायदों पर ही पूरी स्पीच घुमा फिरा कर दे डाली, जिसका कोई सिर पैर नहीं था। ये सुनकर दुआन सर और हमारी वाइस प्रिंसिपल ली कोई हुआ का चेहरा गुस्से से काला पड़ता जा रहा था। पर मेरा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास अलग ही लेवल पे था। मेरे चेहरे के हाव भाव बिल्कुल किसी मार्केटिंग करने वाले एजेंट जैसे थे, जिसे देखकर नीचे खड़े बच्चे जोर जोर से तालियां बजाने लगे और हूटिंग करने लगे। इस बीच सिर्फ एक पतली सी हुडी पहने खड़ी सुवान यी को जोर की छींक आई। यहाँ तक कि मैडम ली कोई हुआ भी गुस्से में मुस्कुराते हुए बोली। मैडम बोली, ये मोफान अगर आगे चलकर कुछ नहीं कर पाया तो पक्का किसी मार्केटिंग कंपनी में बहुत नाम कमाएगा। दुआन सर बस बगल में खड़े होकर सूखी हंसी हंसने लगे और बोले, मैम, पर लड़के ने बिना तैयारी के बोला तो काफी अच्छा है। शियांग लिंग ने सुवान यी की तरफ देखा और पूछा, टॉपर साहिबा, तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है? मूकिंग शुए भी इस चर्चा में शामिल हुई। हाँ यार, मुझे याद है कि टॉपर तो रोज यूनिफॉर्म पहनकर आती है, आज कैसे भूल गई। तभी भीड़ में से किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे देखो, मोफान की यूनिफॉर्म कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं लग रही? ये सुनकर शियांगलिंग ने भी स्टेज की तरफ देखा और हैरान होकर बोली, हे भगवान, फान फान भाई ने जो यूनिफॉर्म पहनी है वो तो टॉपर तुम्हारी है ना? पलक झपकते ही क्लास के दर्जनों बच्चों की नजरें सीधा सुवान यी पर टिक गईं। शियांगलिंग को तब एहसास हुआ कि उसके मुंह से कुछ गलत निकल गया है। उसने तुरंत अपना मुंह अपने हाथों से बंद कर लिया, पर उसके अंदर की जासूसी और गॉसिप गपशप करने की इच्छा पूरी तरह जाग चुकी थी। टॉपर, क्या फान फान भाई ने सच में लड़कियों वाली यूनिफॉर्म पहनी है? सुवान यी को लगा कि वो बिना बात के राय का पहाड़ बना रही है। वो बोली, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? अब इसके बारे में मत पूछना। शियांग लिंग ने डरते डरते अपना मुंह फेरा और बोली, शांत हो जाओ यार, मैं अभी अपना मुंह बंद कर लेती हूँ। ठंड के मारे कांप रही सुवान यी को इस समय इतना पछतावा हो रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो सीधा नदी में कूद जाए। उसने कसम खाई कि वो आगे से कभी किसी को अपनी यूनिफॉर्म उधार नहीं देगी। इस बीच क्लास की सबसे बड़ी गॉसिपर शियांग लिंग ने इंटरनेट पर हम दोनों का एक लव एंगल सीपी पोस्ट बनाकर शेयर भी कर दिया था। मैं स्टेज पर अपनी पूरी एनर्जी के साथ स्पीच खत्म करके नीचे आया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नीचे क्या पक रहा है। मैं लंगड़ाते हुए धीरे धीरे सुवान यी के पास पहुंचा और बोला, क्यों, कैसा लगा? मेरी बातों का लेवल काफी ऊंचा था ना? सुवान यी कुछ बोलने ही वाली थी कि उसे फिर से एक बड़ी सी छींक आ गई। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया और जोर से हंस पड़ा। उस लड़की ने बहुत ही बेबसी से मेरी तरफ देखा और बोली, ये बताओ कि किसकी वजह से मैंने आज यूनिफॉर्म नहीं पहनी है? मैंने 2 बार खांसने का नाटक किया और अपनी यूनिफॉर्म उतारकर उसे वापस देने लगा, पर उसने तुरंत मेरा हाथ रोक दिया। उसने थोड़ा अकड़कर कहा, मुझे कोई ठंड नहीं लग रही है। मैंने शक भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। क्या तुम सच में पक्का कह रही हो कि तुम्हें ठंड नहीं लग रही? उसने बहुत ही साफ शब्दों में कहा, हाँ बिल्कुल नहीं, तुम इसे खुद पहने रखो। मैंने उसकी बात का अपने हिसाब से मतलब निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, तो पार्टनर, इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? वैसे शुरुआत की ये गुलाबी ठंड सच में काफी ठंडी है। सुवानी को शायद थोड़ा जुकाम हो गया था, क्योंकि उसकी खांसने की आवाज थोड़ी भारी लग रही थी। ये देखकर मेरे मन में थोड़ा सा पछतावा होने लगा। आखिरकार मेरी वजह से ही उसने अपनी यूनिफॉर्म मुझे दी। उसे माफीनामा भी लिखना पड़ा और अब उसे जुकाम भी हो रहा था। आखिर में मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया और जबरदस्ती अपनी यूनिफॉर्म का जैकेट उतारा और सीधा उसके कंधों पर डाल दिया। वो लड़की एक पल के लिए वहीं ठिठक गई और फिर उसने थोड़ा सा अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा, चलो, अब तुम्हारी अमानत तुम्हारे पास सुरक्षित लौट आई है।